ऐसे पिछली क्लास में बताया था कि जिस वक्त कोविड के बाद से चीज़ें ऑनलाइन पे शिफ्ट हुई, तो कोविड में हमारी उससे पीछे कॉर्पोरेट लॉ में कुछ चेंजेस आई थी। तो एक लॉ का 100 बच्चों का बैच था और एक 70 बच्चों का बैच था। और उसके बाद से चीज़ें जब ऑनलाइन पे शिफ्ट हुई तो हम लोगों ने भी कोशिश नहीं की कि हम फिज़िकल पे उसको वापस लेके आएँ, क्योंकि फ़ाइनल के बच्चों के लिए बड़ा मज़ेदार मोड बन गया था ऑनलाइन वाला। आराम से अपने फ़ारिग टाइम में बैठते थे, वीडियो देखते थे और होता था कि जी काम सही चल रहा है। तो मैं 2 साल से गायब था फ़िज़िकल से। एक दफ़ा हमने फ़िज़िकल / लाइव देने की कोशिश की और जब एक ही बच्चा आया था तो हमने उस दफ़ा भी फ़िज़िकल को गायब कर दिया था और सिर्फ लाइव पे। फिर नियर पियर का एक हमारा मोड था जो बड़ा बेहतर तरीके से चल रहा था, दैट वाज अमेलगमेटेड। उसमें पहले से रिकॉर्डेड लेक्चर्स पड़े हुए होते हैं और वीकली मैं लाइव सेशन रखता था और उसमें जो भी प्रॉब्लम्स होती थी, जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने रात 10 बजे वो सेशन में रखता था जो वीकली डिस्कशन वाला है, और वो 10 से लेके रात 12:30 बजे तक जा रहा होता था। तो फिर हमने सोचा जब इतने ही तक कष्ट से गुजरना है तो वाई नॉट कि बंदा क्लास ही फुल फ्लेज क्लास ही कर ले। तो वो उसमें यही होता था कि उनके पास मैक्सिमम डाटा रिकॉर्डेड फॉर्म में होता था और जो उनको वीकली कन्फ्यूजन्स प्रॉब्लम्स आती थी वो लाइव सेशन में डिस्कस कर लेते थे। लेकिन फिर प्रॉब्लम ये हुआ कि लाइव सेशन में जब वो आते थे तो मेरा ख्याल होता था कि वो पढ़ के बैठे होंगे, वो वीक वाला उन्होंने नहीं पढ़ा होता था। तो एक लास्ट एफर्ट हम लोगों ने सोची है कि इस दफ़ा फिर हम मेजॉरिटी सब्जेक्ट जो है वो फिज़िकल में दें और उसकी फ़िज़िकल की वो वाली रिकॉर्डिंग जो लोगों को अब पसंद आना शुरू हो गई है कि क्लास की कैमरे के साथ जो है वो फुल फ्लेज रिकॉर्डिंग वो अवेलेबल हो, ताकि ऑनलाइन यूज़र किसी भी वक्त देखें तो उनको क्लास में चलता फिरता एक टीचर नज़र आए तो उनको लगता है कि शायद ये अपडेटेड पढ़ा रहा होगा। हालांकि वही टीचर अगर अपने कमरे में बैठ के बड़े खूबसूरत तरीके से बड़ी नफीस किस्म की एडिटेड वीडियोज़ बना के दे तो वो बच्चे के लिए भी सहूलत है कि वो आधे घंटे में वो सारा पढ़ ले जो 1.5 घंटे में क्लास में होना था। लेकिन चूँकि वो एडिटेड वीडियो है तो वो लोगों को लगता है कि शायद उसमें टीचर है पुराने वाला, शायद वो आउटडेटेड टीचर है। तो जब टीचर असल में हमें नज़र आ रहा होगा क्लास में चलता फिरता, ज़रा थोड़ा सा एनर्जी डिपार्ट हो रही होगी, तो फिर हमें लगेगा कि हाँ भाई ये एक असल जेन्युइन क्लास है। तो इस दफ़ा फिर हम लोगों ने जो है वो दिल पे पत्थर रख के सारे सब्जेक्ट्स ऑफ़र किए कि बच्चे कम आएँ ज़्यादा आएँ, हम लोगों ने फ़िज़िकली एक दफ़ा पढ़ाना है। और मेरी ये कमिटमेंट है कि मैंने फ़िज़िकली शायद लास्ट दफ़ा पढ़ाना है, कंसिडरिंग कि सीए फाइनल ऑनलाइन पे चले गए और हमारा ऑनलाइन एक मॉडल ऑलरेडी चल रहा है और अब जो दूसरा मॉडल है जो लोगों को क्लास की कैमरा रिकॉर्डिंग समझ आती है वो भी कर लें। तो ये एक आइडियल बैच है जिसमें मैं फ़ाइनल की फ़िज़िकल क्लासेस से हिम्मत हारने से आखिरी दफ़ा पहले वाला बैच, तो इसके बाद दोबारा फ़िज़िकल में चांस ना होने के बराबर है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम भी इन क्लासेस में लगता है और उसके बाद बच्चा जो है वो इस टाइम पे आ नहीं पाता। पहले लोग आ जाते थे फ़िज़िकली, अब जो है वो अपने फर्म में मसरूफ़ हैं। फर्म वालों को भी पता है कि बच्चा ऑनलाइन क्लास ले रहा होता है, तो अब सीनियर ही नहीं निकलने देता। तो हमने फिर एक दफ़ा हिम्मत की। अब आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इस हिम्मत में हमारा साथ दें। जितना ज़्यादा आप रेगुलरली आ रहे होंगे, जितना ज़्यादा साथ साथ चल रहे होंगे, उतना फ़ायदा होगा। और दूसरा, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल वही वाली क्लास की जिसमें 100 बच्चों की क्लास है, 70 बच्चों की क्लास है, उसमें कोई एक आध बच्चे के पास चांस ही कितना है कि वो सवाल पूछे। तो पूरे सेशन में शायद एक बच्चा 2 सवाल टोटल पूछ सकता था। इस वक्त अगर एक कम क्लास साइज़ के साथ आपको एक अच्छा मौका मिल जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछने का, उस सवाल से आपको भी फ़ायदा होगा, रिकॉर्डिंग वालों को भी फ़ायदा होगा, और कल को आप ही अगर इसमें एक डिफरेंट मोड के साथ हैं तो आपको भी फ़ायदा हो रहा होगा। जैसे हम लोगों ने जो फ़िज़िकल क्लास की फ़ीस थी उसमें दोनों तीनों चीज़ें ऐड कर दी कि आपको ऑनलाइन रिकॉर्डेड भी मिल जाता है, फ़िज़िकल भी मिल जाता है और स्टडी मटेरियल भी मिल जाता है। इस बिल्डिंग में आने के बाद से हमने ये डिसाइड किया है कि हम जब तक हो सकेगा हम स्टडी मटेरियल खुद दिया करेंगे। जब हम बच्चे से कहते हैं आप ख़रीद लो, फिर बच्चा सोचता है, फिर 2 हफ्ते बाद जाके ख़रीदता है, फिर सोचता है कि अच्छा चलो कहीं से मुझे उसकी कॉपी मिल जाए, सॉफ्ट कॉपी, फिर वो सॉफ्ट कॉपी को अपने फ़ोल्डर में संभाल के रखता है, 4 महीने तक वहाँ पड़ी रहती है, अल्टीमेटली वो पढ़ नहीं पाता। तो हमने ये देखा कि वो सिर्फ थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में बच्चा इस तरह से करता था। हमने उस चीज़ को इंटीग्रेट कर दिया कि अब हमारी जो फ़ीस है बच्चा पे करे तो उसमें हमारी तरफ से उसको स्टडी मटेरियल सारा का सारा मिल जाएगा। तो आपको मेरी किताब के 2 वॉल्यूम मिल जाएंगे जिसमें लॉ के ऊपर कमेंट्री नोट्स वगैरह होंगे, और देन एक कम्प्रीहेंसिव ओपन बुक टूल किट जो कि ओपन बुक के पेपर को कैसे लेके चलना है उसको बता रही होगी। ओपन बुक के बाद इस पेपर के डायनेमिक्स काफ़ी ज़्यादा बदल गए और इसी वजह से लोग इसमें ऑनलाइन में ज़्यादा चले गए कि फ़िज़िकल क्लास में दे बिलीव कि अब सिलेबस ख़त्म होना बड़ा मुश्किल है। और वाकई मेरे लिए भी जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि फ़िज़िकल क्लास एक दफ़ा ओपन हो गई तो उसमें सिलेबस कैसे ख़त्म होगा इतना बड़ा।
तो उसके लिए हम नॉर्मली 2 डेज़ अ वीक क्लास करते थे। मैंने इस सेशन में 3 डेज़ अ वीक क्लास के साथ 1.25 घंटे की क्लास, 1.25 सिंबॉलिक है, डिपेंडिंग अपॉन यूज़र, डिपेंडिंग अपॉन टॉपिक 2 घंटे 2.25 घंटे पे भी जा सकती है। बट हम 3 डेज़ अ वीक के साथ इतने एक्सेसिव आवर्स के साथ जब सेशन को लेके एंड तक चल रहे होंगे तो इंशाल्लाह ताला हम सिलेबस को काफ़ी बेहतर तरीके से कवर कर लेंगे। तो ये ओवरऑल डिस्कशन है। सब्जेक्ट की तरफ बाद में आते हैं, लेकिन इससे पहले जो मैं बताना चाह रहा था वो ये है कि अब हम फ़िज़िकल भी हैं और इस फिज़िकल की ऑनलाइन रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को अवेलेबल होगी। वो लोग जिन्होंने फुल पैकेज लिया होगा, कुछ लोग अगर डिस्काउंट के लिए या पैसे कम करवाने के लिए, तो एक ऑप्शन है कि खाली आप रिकॉर्डेड की तरफ चले जाएँ, उसमें भी स्टडी मटेरियल हमने देना है। और एक ऑप्शन है कि खाली फ़िज़िकल की तरफ जाएँ। आज के इस दौर में खाली फ़िज़िकल वाला सबसे मुश्किल डिसीजन है, क्योंकि कभी भी कोई भी मजबूरी बन सकती है, कभी भी किसी क्लाइंट की वजह से 2-3 हफ्ते आप गायब हो सकते हैं। जैसे मेरे साथ हमेशा बड़ी बुरी हुई है, जिस वक्त ये फ़ाइनल की मैं पैसे जमा कराता था, अगले दिन मुझे दूसरे शहर भेज देते थे। 2 दफ़ा से ये फ़ाइनल के पैसे जमा कराए और दोनों दफ़ा मुझे खानेवाल और एक दफ़ा शायद कराची भेज दिया था। तो इतना डिस्करेज हुआ कि उसके बाद मैंने फ़ाइनल की क्लासें लेनी ख़त्म कर दी और मैंने सोचा मैं सेल्फ़ पे पढ़ूँगा। तो इस वक्त जो है वो खाली फ़िज़िकल के लिए जाना जो है वो इतना आसान नहीं होता, ख़ासतौर पे जब आपको ये डर होता है कि कभी भी कहीं पे भी भेज दें। फिर ये क्लास हमने रखी इस टाइम पे क्योंकि अब कॉर्पोरेट लॉ में ज़्यादातर सीनियर स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ज़्यादातर वो लोग आ रहे हैं जिन्होंने एक आध दफ़ा आई कैप से ज़रा लड़ाई की है और अब उसके बाद जो है ना उनका ज़रा हिम्मत है कि हाँ भाई ठीक है, अब हम इस बड़े पेपर को लेके चलेंगे। तो इसका हमने टाइम ही थोड़ा सा इस टाइम पे रखा है कि लेट सिटिंग भी ज़्यादा इम्पेक्ट ना करे। अनलेस कि इतनी बड़ी लेट सिटिंग हो रही है, वो तो फिर क्लास जिस वक्त मर्जी रखें, वो तो उसको इम्पेक्ट कर रही हो। तो उसके लिए फिर हमारे पास रिकॉर्डिंग मोड भी अवेलेबल है। तो फिर क्या कहते हैं, कहानी डिस्कशन शुरू करें? तैयार हैं? तो आप लोग वेरी फर्स्ट पेपर दे रहे हैं या इससे पहले भी आप लोगों ने पेपर्स दिए हुए हैं? वेरी फर्स्ट पेपर्स, वेरी फर्स्ट पेपर और पहले पेपर दिए हुए हैं। तो किसी ने गलत मशवरा तो नहीं दे दिया आपको कॉर्पोरेट लॉ के अंदर आने का? आपका दोस्त, अच्छा दोस्त था वो जिसने आपको मशवरा दिया? 1.5 साल बाद अटेम्प्ट है, तो 1.5 साल बाद अटेम्प्ट है, लेंथी पेपर है। बस ये पेपर थोड़ा सा टेक्निकल और थोड़ा सा मैच्योर ज़्यादा हो गया है। मैं अपनी काउंसलिंग में भी नॉर्मली जिनकी साल बाद अटेम्प्ट है उनको सजेस्ट करता हूँ कि आपने ये वाला पेपर नहीं उठाना। अगर 1.5 साल बाद अटेम्प्ट है एंड यू आर वेरी रेडी एंड ईगर फॉर द पेपर, तो येस पेपर डूएबल है, अच्छा पेपर है। बट अगेन आई कैप ने इसको थोड़ा सा इतना हैवी केस स्टडी बना दिया है कि मैं ऐसे कहता हूँ ये MSc 3 बन गया है। तो जिसकी वजह से हम जो बिगनर स्टूडेंट्स हैं उनको नॉर्मली मशवरा देते हैं कि वो अगर पहले SP हैं, ऑडिट, अकाउंटिंग, ज़रा इनसे गो थ्रू होके आ जाएं तो अच्छा है। लेकिन अगर टाइम ज़्यादा है और इरादा है तो ठीक है, ये पेपर हो सकता है। और मज़े की बात है, इसमें अपीयर होने वाले बच्चे बहुत ही कम हो गए हैं और आई के अपने कुछ तो पास करने हैं। इस पेपर का पास रेट बढ़ गया है। जहाँ पहले अपीयर होते थे 2000, अब अपीयर ही होते हैं 250। अब कुछ तो नंबर्स उन्होंने पास करने हैं, तो उसमें पास की परसेंटेज थोड़ी सी बढ़ गई है क्योंकि बड़े कम लोग इसमें अपीयर हो रहे हैं। पेपर से एक हफ्ते पहले तो घबरा के छोड़ देते हैं पेपर। सर मेरा दोस्त है, उसने वेरी फर्स्ट टाइम पास किया, ऐसे ही है। अब अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि वेरी फर्स्ट टाइम में पास नहीं हो सकता। जेनेरिकली स्पीकिंग जब हम काउंसलिंग करते हैं ना, तो हम 70 to 80% ऑफ द पॉपुलेशन को ध्यान में रख के एडवाइस देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि 3 पेपर उठाने चाहिए, बट मैंने ही एक बच्चे को 5 पेपर का मशवरा भी दिया और उसने 5 में से 4 निकाले भी, क्योंकि वो और कैटेगरी का स्टूडेंट था। वो पीछे से बड़ा मेहनती स्टूडेंट था, ठकाठक पीछे से बड़ा तैयारी करके आ रहा था, 3 मेरिट सर्टिफिकेट लेके आ रहा था। तो ठीक है, उसके एक अलग वो है। लेकिन जो जेनेरिक गाइडेंस है उसमें हम कहते हैं कि ये पेपर जल्दी ना उठाया जाए। बट अगेन किसी के पास टाइम ज़्यादा है, किसी को थ्योरी पसंद है, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ज़रा चाहते हैं कि इस वक्त आर्टिकल्स के बीच में इस तरह का पेपर निकाल दें, क्योंकि ये पेपर एंड पे भी ये फिर पास नहीं होता, ये फिर फंस जाता है। तो इसलिए हर किसी का अपना अपना एक पैटर्न है। तो जनरल गाइडेंस ये है कि पेपर शुरू में नहीं उठाना चाहिए, पहले बाकी जंगें लड़नी चाहिए। लेकिन अगर कंफर्टेबल हैं, अगर टाइम है और लेके चला जाए, तो चांसेस ऑफ सक्सेस अब इसमें बेहतर हो गए हैं। क्योंकि इसमें जो लोग आ रहे हैं ना, वो लोग हैं जॉब करने वाले, टाइम ही नहीं है उनके पास, वो पूरा पढ़ के ही नहीं आए होते। तो जो बिगनर स्टूडेंट है वो एक टेम्परामेंट लेके उन लोगों का मुकाबला अच्छा कर लेता है। बट फिर एफर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि लेंथ वाइज ये सबसे बड़ा पेपर है। रिपोर्टिंग और ये सबसे बड़े माने जाते हैं, और रिपोर्टिंग को इसलिए हम बड़ा कह देते हैं कि वो न्यूमेरिकल पेपर है।
अदरवाइज़ 34 के करीब लॉज हैं हमारे सिलेबस में इस पेपर में। सारे उतने बड़े नहीं हैं। अभी पेपर को ओपन करेंगे तो पता लगेगा कि जितना इसका डर है ये उतना हैवी, उतना हौलनाक पेपर नहीं है। तो तैयार है? तैयार है। आज का हमारा टारगेट क्या है? इश्यूज़ के आइडेंटिफिकेशन, बुक्स कौन सी चूज़ की जाएँ, सिलेबस आउटलाइन को समझेंगे, कॉर्पोरेट लॉ को अब ओपन बुक में कैसे डील करना है, ओपन बुक एग्जाम को से लड़ने का क्या तरीका है उसके ऊपर हम बात करेंगे। एसबीआई में डिफरेंट तरह के जो मॉड्स ऑफर हो रहे हैं, जैसे हमने कहा फिजिकल है, ऑनलाइन है, मिक्सचर है, उसके ऊपर बात करेंगे। डिफरेंट टिप्स एंड टेक्निक्स, आइडियल सीक्वेंस क्या होगा, फिर बहुत इंपॉर्टेंट बात कि हमने कौन से लॉस को किसके साथ क्रॉस लिंक करके पढ़ना है, और एंड पे हम जनरल क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ आएंगे जिसमें आपकी जो भी कन्फ्यूजन है आप उसको पूछ रहे होंगे। थ्योरी के सब्जेक्ट में और ख़ासतौर पे लॉ जैसे सब्जेक्ट में टाइम में बरकत बिल्कुल भी नहीं होती। यानी कि अगर 15 मिनट आप पढ़ रहे हैं तो किसी और क्लास में आपको लगता है कि 15 मिनट गुजरे हैं जबकि गुजरा आधा घंटा होता है। यहाँ 15 मिनट गुजरे होंगे और आपको लगेगा कि अभी तो टाइम जो है ना बिल्कुल हाथ से निकलता जा रहा है, और सर इतना पढ़ा रहे हैं, इतना पढ़ा रहे हैं, और जब घड़ी देखो घड़ी वहीं खड़ी हुई है, घड़ी आगे जा ही नहीं रही। तो ये एक मज़ेदारी की बात है, और छोटी क्लास में कम टाइम में ज़रा ज़्यादा कवर हो जाता है। तो इस चीज़ का हमें एज मिलेगा। एक एक करके चीज़ों को लेके चलते हैं। प्रॉब्लम्स क्या हैं? ये कॉर्पोरेट लॉ के साथ ऐसा क्या मसला है कि दुनिया के लिए ये एक मुश्किल पेपर बन गया है? यानी औसतन आपको पता है पर अटेम्प्ट इसके कितने बच्चे पास हो रहे हैं? हाँ, तकरीबन बीच में 1-2 अटैम्प्ट्स में 20-30 बच्चे भी पास हुए हैं। औसतन इस वक्त 50 से 100 बच्चे पास हो रहे हैं। हमें आईकेप की जब स्टैट्स आते हैं तो उसमें ये तो पता लग जाता है कि कॉर्पोरेट लॉ में कितने पास हुए हैं, लेकिन ये नहीं पता लगता कि कितने वो लोग हैं जो क्वालिफाई हुए हैं जिनका कॉर्पोरेट लॉ भी पास हुआ है। अब प्रॉब्लम ये कि कॉर्पोरेट लॉ को लोग एंड पे जाके देना शुरू हो गए हैं। मतलब मेरी पिछली कॉर्पोरेट लॉ की क्लास में हाफ स्टूडेंट्स वो थे जिनका या ये आखिरी पेपर था या ये और एक एमएसए था। आधे बच्चे पेपर को लोगों ने उस तरह से प्लान कर लिया, पहले इसके 2-3 तजर्बे किए, नहीं पास हुआ, उन्होंने कहा भाड़ में गया ये पेपर, पहले बाकी क्लियर करते हैं, एंड पे इससे लड़ेंगे। तो जिसकी वजह से इसका जो नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स हैं वो कम होते चले गए। बट इतनी बड़ी साइंस नहीं है। और अगेन दिस इज़ द पेपर आई एम नोन फॉर। अल्हम्दुलिल्लाह कॉर्पोरेट लॉ इज़ द पेपर जो कि जिसने इज़्ज़त दी है इतने अरसे से। ओपन बुक आने से पहले इवन बेयर लॉ वाला कोई बंदा किताब कंपाइल भी कर रहा हो तो वो मुझे दिखा के और कहता है कि जिसमें क्या क्या चीज़ें प्लस माइनस होनी चाहिए। तो ये सब्जेक्ट मेरे साथ अटैच है। सन 2008 से मेरी किताब जो है वो इस सब्जेक्ट में चल रही है। द ओनली प्रॉपर सोर्स बुक इन मार्केट। आईकेप की कोई किताब नहीं है इसमें। तो इसमें तकरीबन 90% ऑफ द ऑडियंस जो है वो मेरी किताब ख़रीद रही होती है, और 10% इसलिए नहीं ख़रीदते कि उनके पास सॉफ्ट में मौजूद होती है। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि इसमें सोर्स बुक जो है वो हमारी बन गई है। तो आपको ये एक एज मिलेगा कि वो टीचर जो उस सब्जेक्ट के ऊपर काफ़ी रिसर्च कर रहा है बड़े अरसे से, आपको उससे पढ़ने का मौका मिलेगा। मैं भी कोशिश ये करूँगा कि जो मेरी रिसर्च है, जो मेरी इसमें वर्किंग है, उस सब का फ़ायदा आप लोगों को हो। अब जब कॉलेज ने एक जज्बाती फ़ैसला किया है कि हमने फ़िज़िकल जाना है, तो जो लोग फ़िज़िकल आएँ उनको फिर एक दफ़ा जो है ना वो चिंगारियाँ निकलती हुई नज़र आएँ। तो मैं भी ज़रा थोड़ा सा दोबारा से अपने आप को जवान जवान महसूस करूँगा। बंद कमरे में कैमरे के आगे ग्रीन स्क्रीन कर करके रिकॉर्डिंग करा के ना अच्छा खासा आवाज़ आ रही हो गई थी। तो मुझे भी अब इंसान देखने थे कि असल में इंसान कैसे दिखते हैं, वरना तो पर्दे के पीछे से ही सारी चीज़ें चल रही थी। कॉर्पोरेट लॉ के मसले क्या हैं? लेंथ ऑफ द सिलेबस सबसे जालिम मसला। मैं नॉर्मली लोगों को डराता हूँ, बड़ा मज़ा आता है कि जो आप लोगों ने कंपनी लॉ पढ़ा है ना उसमें है 70 सेक्शंस। कंपनी लॉ में जो 70 सेक्शंस हैं वो कंपनीज़ एक्ट के हैं। कंपनीज़ एक्ट एक ऐसा लॉ है जिसमें 550 सेक्शंस हैं, जिसमें से 70 पढ़े थे एक पेपर में कैफ में। 34 लॉज में से एक लॉ का नाम है कंपनीज़ एक्ट, जिसके 550 में से 70 सेक्शन जहाँ पढ़े थे वो एक पूरा पेपर था। तो इससे ना बड़ा एक मज़े की फ़ील आ जाती है कि अच्छा मतलब वो जो उधर पढ़ा था वो 70 सेक्शंस थे, जिसके 550 सेक्शन से सीए फाइनल का एक लॉ कवर होता है। लेकिन रियलिटी ये है कि वो सबसे बड़ा वाला लॉ है, और कुछ ऐसे लॉज हैं जो 2-2 सफ़े के भी हैं यहाँ पे। तो लॉस का जुम्मा बाज़ार तो लगा हुआ है, लेकिन जब एक दफ़ा उसे ओपन करेंगे तो पता लगेगा कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा परेशानियाँ नहीं हैं। क्रॉस लिंकिंग बहुत बड़ा इशू है। क्रॉस लिंकिंग जो है वो लोगों को नहीं समझ आ रही।
सिलेबस बढ़ गया, सिलेबस बढ़ने के बाद ये नहीं पता कि किस कंटेंट को किस कंटेंट के साथ जोड़ें, इवन आईकेप परेशान हो गया। रीसेंट आईकेप की किट में आईकेप को फिर मैंने सजेस्ट किया कि भाई आपके सवाल पुराने तरीके के बने हुए हैं, आप पेपर में जुल्म कर देते हो, किट में आके देखें तो इतने इतने सवाल बने हुए होते हैं, ऊपर से आप एक चैप्टर के सवाल बना के वो करते हैं, आप लॉ बाय लॉ चलते हैं। पेपर में आप पूछते हैं एक सिचुएशन कि शेयर्स इशू हो रहे हैं तो उसके अंदर 5 लॉज है, आप वो सिचुएशन पूछते हैं, बच्चा परेशान रहता है। तो आप अपने सिलेबस को थोड़ा सा टॉपिकल बेस करें, ना कि लॉ बेस करें। तो फिर उन्होंने किट को रीवैम्प किया और किट को 26 ब्रॉडर टॉपिक्स में तोड़ दिया। फॉर एग्जांपल एक टॉपिक है शेयर्स का इशुएंस, एक टॉपिक है डिबेंचर्स और उससे रिलेटेड सारी बातें, एक टॉपिक है फर्स्ट इश्यू कैपिटल का हो तो किस तरह से हो। तो टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया। उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी आसान हो गई। तो मैं इस पूरे पेपर में हर लॉ पढ़ाते हुए आपको बताऊंगा कि उसकी किस किस के साथ क्रॉस लिंकिंग है, और हम जितने भी लॉ पढ़ रहे होंगे हम उसके अंदर जब भी कोई दूसरा लॉ आएगा उसको जोड़ के इकट्ठे समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ओपन बुक पॉलिसी सबसे बड़ा दुश्मन, जब से ओपन बुक आया है ये पेपर जिन बन गया। ये पेपर पहले इससे काफ़ी बड़ा होता था और लोग रट्टा मार के पास कर लेते थे। जब ये ओपन बुक हुआ तो लोगों ने कहा अब रट्टा मारने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जब रट्टा मारने की ज़रूरत ही नहीं है तो उन्होंने पढ़ना ही छोड़ दिया कि पेपर में तो हमारे पास किताब मौजूद होगी। किताब उसको हेल्प करेगी जिसने किताब पढ़ी होगी, किताब उसको हेल्प करेगी जिसको पता होगा सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल पूछ के जवाब जहन में आना चाहिए, जवाब को तसल्ली करनी है किताब ओपन करके। ऐसा नहीं है कि सवाल पढ़ के इंडेक्स में जाके सोचें कि इनमें से कौन सा लफ्ज़ है जो सवाल के बहुत करीब है, फिर उस वाले लॉ के अंदर जाके उसको उस वक्त बैठ के तसल्ली से पढ़ा जाए कि इसका क्या जवाब हो सकता है। ये चीज़ नहीं चाहिए, हमें पहले ग्रिप चाहिए, देन हमने ओपन बुक की तरफ जाना है। तो मैं ओपन बुक के बारे में आपको गाइड करूँगा कि ये क्या है, किस तरह से। लीगल लैंग्वेज फोबिया, बहुत सारे लोग डरते हैं, वो कहते हैं लॉ का पेपर है, अगर मैंने कानूनी ज़बान ना लिखी तो फ्लॉप हो जाएगा, फारिग हो जाएगा काम, आईकेप तो मुझे फेल कर देगा। आईकेप बेचारा तड़प के कहता है भाई आसान अल्फाज में लिखो, कोई मसला नहीं है। आईकेप ने कभी हमसे एक्सपेक्ट नहीं किया कि हम पेपर में नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग के अल्फाज लिखें। बेतहाशा एग्जामिनर कमेंट में उन्होंने कहा कि बच्चे खाम खा अपने जुमले को टेक्निकल बनाने के चक्कर में, लीगल बनाने के चक्कर में उसका मतलब मिक्स कर देते हैं। तो ये हरगिज़ नहीं चाहते कि हम ऐसा करें, यही चाहते हैं कि हम प्रॉपर तरीके से बस पेपर को अटेम्प्ट करें। फिर बेसिक मैप बड़ा ज़रूरी है, आपको ओवरऑल पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस में कितने एरियाज़ हैं, कौन सा एरिया कहाँ से कवर होगा, कौन सा एरिया कहाँ से कवर होगा। तो आज ओरिएंटेशन में जो सबसे ज़्यादा मुझे जान लगानी है वो इस चीज़ पे है कि मैं पूरे सिलेबस का मैप आपको समझा दूँ। तो ये इश्यूज़ हैं। बाय द एंड ऑफ सेशन हम जितनी एक्टिविटीज़ डिस्कस कर चुके होंगे, इन सारे प्रॉब्लम्स का एक एक करके हमने सोल्यूशन डिस्कस कर लिया होगा इंशाल्लाह। तो तैयार हैं आगे चलने के लिए? ओपन बुक एग्ज़ाम किताबें कौन सी चूज़ की जाए? अब इसमें 2 किताबें नॉर्मली होती हैं। जब ओपन बुक एग्ज़ाम है तो यू नीड अ सोर्स बुक, यू नीड अ बेयर लॉ बुक। तो बेयर लॉ के ऊपर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, पुराने ज़माने में भी काम होता था, अभी भी काम होता है। एक एस इस्लाम पब्लिकेशंस होते थे, सिल्वर कलर की किताब होती थी, फिर एक उन्हीं से टूट के एक इदारा बना एस इस्लाम पब्लिकेशन इस्लामाबाद, उन्होंने अपनी किताब वगैरह देनी शुरू की। जब टेक्स्ट ओपन बुक हुआ तो सबसे पहले एस इस्लाम पब्लिकेशन इस्लामाबाद ने काम की और किताब लॉन्च कर दी। सेम गोज़ विद लॉ। तो रेड कलर की एक बुक है जो कि एस इस्लाम पब्लिकेशन इस्लामाबाद की मानी जाती है। वो क्या करते हैं, वो बेयर लॉ पकड़ते हैं सारे और उसके बाद डिफरेंट टीचर से फीडबैक लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक टीचर ने कहा कि बीच बीच के सेक्शन सिलेबस में नहीं है, वो हटा देते हैं। एक टीचर कहते हैं यार ये लॉ के एंड पे या नेक्स्ट ईयर सिलेबस में तो नहीं है, तुम किताब में डाल दो, बच्चों के फ़ायदे में है। तो ये किताब उन्होंने बेयर लॉ की बनाई हुई है जिसमें मुख्तलिफ टीचर्स का जो आइडियाज़ हैं वो भी शामिल किए हुए हैं। और इसके साथ जो दूसरी किताब है दैट इज़ मेड ईजी किताब, कॉर्पोरेट लॉज मेड ईजी, ये मेरी वो रेफरेंस बुक है जिसका मैं जिक्र कर रहा था, जो इस वक्त सोर्स बुक के तौर पे थ्रू आउट इस्तेमाल हो रही है। अब बहुत सारे लोगों ने कहा जी ओपन बुक हमें समझ नहीं आ रही है, हम आब्दी साहब की किताब उठाएंगे, रट्टा मारेंगे और पेपर दे देंगे। और बहुत सारे लोगों ने रट्टा मार के पेपर पास करना शुरू कर दिया, वो भूल गए कि अब ये ओपन बुक एग्ज़ाम चल रहा है। लेकिन अगेन आई बिलीव कि अगर ओपन बुक की साइंस समझ आ जाए तो दिक्कत कम है, कम समझना होगा और ज़्यादा बेहतर तरीके से सिलेबस कवर होगा।
तो इसलिए ये 2 किताबें हैं। इसमें जो मेड इजी किताब है, ये चूँकि हमारी अपनी पब्लिकेशन है, तो मैं बुक शॉप से ये किताब मंगवा के और ये आप लोगों को क्लास के साथ अवेलेबल कर दूंगा। हमारी क्लासेस के साथ स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। इसके 2 वॉल्यूम है, एक वॉल्यूम में नोट्स हैं और दूसरे वॉल्यूम में ओपन बुक से लड़ने का मसाला है। 125 सवाल है प्रैक्टिस के लिए, मैपिंग है, कौन से टॉपिक को किसके साथ कनेक्ट करना है, इंपॉर्टेंट सेक्शंस कौन कौन से, उन सारी चीज़ों पे बड़ा थॉरो इस पे काम हुआ है। तो ये आपको बुक हेल्प कर रही होगी, लेकिन ये बुक इस वक्त मार्केट में अवेलेबल नहीं है। आई कैप चेंजेस बताता है हर दफ़ा, इस दफ़ा भी उसने चेंजेस बताई हैं अभी हफ्ता पहले। तो किताब के ऊपर तेज़ी से काम करके इसका डाटा पब्लिशर को अवेलेबल करने के बाद भी वो 1-1.5 हफ्ता इसको प्रिंट करने में लगा देगा। तो इस वक्त ये किताब अवेलेबल नहीं है। जब तक ये अवेलेबल नहीं होती, मैं कुछ आपको फ़ोटो कॉपीज़ दे के फ़िलहाल काम चला रहा हूँ इसी किताब के बीच में से, और जब किताब आ जाएगी तो आप लोगों को किताब मिल जाएगी। ऑनलाइन वालों को सॉफ्ट में नोट्स ग्रुप में शेयर हो जाएंगे व्हाट्सएप में। जी, एग्जाम में सिर्फ बेयर लॉ लेके जा सकते हैं। ये किताब आपको बेयर लॉ के करीब लेके जाएगी। फॉर एग्जांपल बेयर लॉ में क्या है, बेयर लॉ में सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है, सेक्शन 3 है, लाइन से है। ये किताब में फॉर एग्जांपल शेयर कैपिटल के चैप्टर मैंने आपको बताया होगा कि फर्दर ऑफरिंग रेगुलेशन की रेगुलेशन नंबर 4 में राइट इशू का जिक्र है। उसके साथ जुड़ा हुआ होगा कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 83 जिसमें राइट इशू का जिक्र है। तो मेरी किताब में वो जो करीब वाले सेक्शन हैं जो एक दूसरे के साथ मिल के पढ़े जाने चाहिए वो एक जगह होंगे, बेयर लॉ में वो अपनी अपनी जगह खड़े हुए होंगे। तो होगा ये कि मेरी बुक से आपको एक सफ़र ईजी हो जाएगा कि आपने यहाँ से पढ़ के उसको किस तरतीब में पढ़ना है। फिर आप उसको निशान करते हुए उस पर सिम्बल्स इस तरह के लगाएंगे जिसके बाद आपका वो बेयर लॉ आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए काम का हो जाएगा। तो आप आहिस्ता आहिस्ता मेरी किताब से निकल के बेयर लॉ के ऊपर इतने निशान लगा चुके होंगे कि फिर आपका बेयर लॉ वुड बी योर सोर्स बुक। अब बेयर लॉ में क्या होगा, एक पैराग्राफ इतना लिखा हुआ है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग एंड विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फोरगोइंग प्रोविजन सेक्शन 1 ऑफ सब सेक्शन फलाना ऑफ फलाना फलाना, ऐसे होगा। उसका एक लाइन का तर्जुमा बनता होगा। तो मेरी किताब में वो एक लाइन आपको नज़र आएगी। मेरी किताब पढ़ने के बाद, स्किम करने के बाद जब आप बेयर लॉ पे जाएंगे तो आपके लिए बेयर लॉ तेज़ी से गुजारना आसान हो जाएगा। तभी मैं बताऊंगा कि वो सारा सफ़र किस तरह से होगा। तो उससे फिर वो बड़ा सिलेबस आपके लिए उतना बड़ा नहीं रहेगा, आपके लिए उसमें से ईजी होगा गुजरना। क्लियर? सिलेबस आउटलाइन, हमारे सिलेबस के 4 एरियाज़ हैं। सिलेबस इस दफ़ा इन्होंने जब डिवाइड किया है तो बहुत अजीब तरीके से डिवाइड किया है। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, सारी बड़ी चीज़ें, सब कुछ इकट्ठा करके एक जगह डाला है और उसकी वेटेज कर दी 35 से 45। प्रीवियसली आई कि अब 70 से 80 नंबर का एग्जाम जिन एरिया से पूछता था, अब वो 35 से 45 कर दिया। ये बुराई भी है और अच्छाई भी है। बुराई इसलिए कि वो बड़ा लॉजिकल एरिया जो आप बड़ी मुश्किल से समझते हैं, समझने के बाद आप मैप बनाते हैं, फिर उन सारे लॉस को पढ़ते हैं, इतनी मेहनत करने के बाद आपको नंबर इतने से मिले। और अच्छाई ये है कि आपको समझ आ गया कि यार फिर नीचे नीचे खेल लेते हैं। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल बेयर लॉ की एक किताब जिसमें बहुत बारीक फ़ॉन्ट से लिखा हुआ है, अगर 850-900 सफ़े हों तो 650 सफ़े इतने पोर्शन के हैं और रेस्ट ऑफ द पेजेस इन सब के हैं। तो एक बात समझ आ गई कि अब हमें कौन सी एरिया पे ज़्यादा काम करना है और कौन सी एरिया पे कम मेहनत करनी है, वो समझ आ गया। तो फिर हम भी यही करेंगे। हम जब पहले एरिया में होंगे तो हम तेज़ी से भागेंगे। प्रॉब्लम ये है कि पहले एरिया की अंडरस्टैंडिंग के बाद अदर रेलिवेंट लॉस थोड़े से बेहतर समझ आते हैं। तो ये थोड़ा सा इन्होंने सिलेबस में वो किया है। इसमें तकरीबन 18 के करीब 17-18 चैप्टर्स हैं इस एरिया में आउट ऑफ 26। मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, मिसमैनेजमेंट, रिस्ट्रक्चरिंग, रिहैबिलिटेशन, ये एक चैप्टर है 10 से 15 नंबर की वेटेज, और कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, मुनासिब चैप्टर है। आई गैप कहते हैं 10 से 15 नंबर की वेटेज। स्पेशलाइज्ड कॉर्पोरेट लॉज में 3 तरह के स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस और एनबीएफसी, और तीनों के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा कंटेंट सिलेबस में है। 10 से 15 नंबर की वेटेज, ये 3 चैप्टर्स हैं। फिर अदर रेलिवेंट लॉ में 4 से 5 लॉज हैं, 30 से 40 नंबर की वेटेज। दिस इज़ द एरिया जो कि तकरीबन कोई 7-8 चैप्टर्स करने से आपका 60% औसतन पेपर कवर हो रहा है। ताकि अपने हमें 4 रास्ते दे दिए हैं। सिलेबस बड़ा है, लेकिन देखो तुम लोग चंद पे अच्छा काम करना, पार लगा देना। थोड़ा सा आप इसको मज़ीद डी क्रैक करते हैं। ये बात समझ आई? सेक्टेरियल प्रैक्टिसेस, सेक्टेरियल प्रैक्टिसेस से क्या मुराद है?
कंपनियां चलती कैसे हैं, कंपनियां मीटिंग कैसे कराती हैं, डायरेक्टर्स कैसे काम करते हैं, नोटिस कैसे भेजे जाते हैं, राइट इशू कैसे होता है, प्रोस्पेक्टस कैसे लॉन्च होता है, पहली दफ़ा ऑफ़र कैसे होती है, सब्सिक्वेंटली ऑफ़र कैसे होती है, वाइंडिंग अप किस तरह से होती है, कंपनी अपनी इंतज़ामिया कैसे चलाती है, इन्वेस्टमेंट्स कैसे करती है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे करती है। मेनली कंपनीज़ एक्ट और उसके बहन भाई कंपनीज़ एक्ट और उससे रिलेटेड बहुत सारे लॉज जो कि जगह जगह में ज़रूरत पड़ेगी। सेक्रेटरी प्रैक्टिस को हमने एक दो लाइन में बताना हो तो हम कैसे बताएंगे? कंपनी सेक्रेटरी एक कंपनी को चलाने के लिए क्या करता है? अब उस कंपनी का कोई भी काम, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जब कंपनी सेक्रेटरी के तौर पे बैठा हुआ है और उसके सामने एक इशू आता है कि कंपनी ने बोनस शेयर इशू करने हैं, बताओ कौन से लॉ को फॉलो करें, तो वो फ़ौरन से कंपनीज एक्ट और उसके साथ सिक्योरिटीज़ एक्ट और उसके साथ एक दो और लॉज को जोड़ के पढ़ रहा होता है। मीटिंग करानी है, क्या करें, नोटिस भेजना, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, डायरेक्टर्स की मीटिंग का कोरम किस तरह से पूरा करें, कंपनी ने वाइंड अप होना है, लिक्विडेटर को क्या इन्फॉर्मेशन देनी होगी, कंपनी इन्वेस्टमेंट प्लान कर रही है, बताओ कौन कौन से रूल्स देखने पड़ेंगे। तो सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस आर प्रैक्टिकल इश्यूज ऑफ कॉर्पोरेट लॉस। मोस्ट ऑफ द कंपनीज के जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं वो इसमें कवर, जैसे स्पेशलाइज है ना, बैंकिंग, इंश्योरेंस और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, वो तीन तरह की खास कंपनियों के खास मसलों मसाइल हैं। अदर लॉस खास किस्म के अदर लॉ, जी मनी लॉन्ड्रिंग का लॉ है, ये इस चीज़ को डील करता है, ये जी फॉरेन एक्सचेंज का लॉ है, ये इस चीज़ को डील करता है। तो ये वाले जो लॉज है ना सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस में, इसमें ये वो कॉमन लॉ हैं जो सबसे ज़्यादा दफ़ा इस्तेमाल होते हैं। अगेन जिस पे मुझे दुख है कि सबसे ज़्यादा काम की प्रैक्टिकल बातें, अगर ये चाहते हैं कि ये ओपन बुक प्रैक्टिकल पेपर हो, तो जिस एरिया में सबसे ज़्यादा सिखाना चाहिए था तो पहले वाला था, लेकिन उसकी वेटेज इन्होंने ऐसे कर दी कि लोग नीचे के एरिया को तैयार कर लेंगे और जहाँ ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन सिखाना चाहते थे उससे खुद डिस्करेज कर दिया। बट क्या करें, ठीक है, इस टाइम पे आपको समझाना भी ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है आपको बताना कि आपके लिए प्रैक्टिकली क्या ज़्यादा फ़ायदेमंद है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फ़ायदेमंद है। क्लियर? ओपन करते हैं। मैंने कहा ये कंपनी सेक्रेटरी कंपनी कैसे चलाएगा, इसके अंदर कंपनियों के कुछ मसलों मसाइल, कंपनियों के झगड़े हो तो कैसे सॉल्व होंगे, एक कंपनी दूसरे को एक्वायर किस तरह से करेगी, कंपनी आपस में मिलेंगी कैसे, कंपनियों के झगड़े क्रेडिटर के साथ हैं तो मीडिएटर किस तरह से सॉल्व करेगा, एक कंपनी अपने आप को किस तरह से बंद करेगी दोबारा, एक कंपनी अपने आप को तोड़ के अलग अलग हिस्सों में कैसे डिवाइड करेगी। ये डिफरेंट एक्शन हैं कंपनी के ये चैप्टर में। स्पेशलाइज कॉर्पोरेट लॉ मैंने आपको कहा 3 तरह के इदारों के लॉ, बैंक, इंश्योरेंस और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी पे थोड़ी सी डिस्कशन। देन अदर रेलेवेंट लॉज में 4-5 अलग अलग लॉज हैं जो स्पेसिफिक इशू को डील करते हैं। कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, कोड ऑफ एथिक्स का थोड़ा सा पोर्शन हम कॉर्पोरेट लॉ में भी डिस्कस करते हैं। अभी मैं इन सब पे एक एक करके बात करता हूँ। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस की बात करते हैं। ए, यहाँ से लेके यहाँ तक सारे लॉज इसमें आएंगे। कंपनीज एक्ट के ये सारे सेक्शंस, कंपनीज एक्ट के थोड़े से सेक्शन हैं जो मीडिएशन में आते हैं, बाकी सारे सेक्शन यहाँ पे। कंपनीज एक्ट का फर्स्ट और सेकंड स्केड्यूल जो कि मेमोरेंडम आर्टिकल्स के फॉर्मेट वगैरह बताता है और स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस के कंटेंट्स के ऊपर डिस्कशन कर रहा होता है। देन पोस्टल बैलेट रेगुलेशन, छोटी सी रेगुलेशन है 3 से 4 सफ़े की। जनरल प्रोविजन एंड फॉर्म्स रेगुलेशन जो कंपनी के डिफरेंट एक्शंस के साथ कौन कौन सा फॉर्म कनेक्ट होगा उसके बारे में बात कर रही है। उसमें छोटी छोटी सी रेगुलेशंस हैं, सीधी सी रेगुलेशन है, बीच बीच में बस फॉर एग्जांपल एक जगह लिखा हुआ है कि मेमोरेंडम चेंज करना है, SECB को अप्लाई कर दो। ये रेगुलेशन अचानक से बीच में आएगी और कहेगी उसमें 5 डॉक्यूमेंट डाल देना। एक जगह लिखा होगा नेम चेंज करना है, इस तरह से, ये अचानक से बीच में आएंगे, कहेंगे इस फॉर्मेट पे फलाना इदारे को यूँ अप्लाई करना है। यानी इसमें कोई बहुत ज़्यादा काम की बात नहीं है, सिर्फ सीधी एसोसिएटेड कंपनीज में अंडरटेकिंग से रिलेटेड रेगुलेशन, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड 3 से 4 सफ़े की। ऐसा हो सकता है 2 बातें कंट्राडिक्ट कर रही हूँ, ऐसा कई जगह होगा अनफॉर्चुनेटली। जिसका ICAP ने कहा होगा, अगर ICAP ने कहा ना फलाना लॉ के मुताबिक जवाब दें तो वो जवाब देंगे, और अगर ICAP ने एक सवाल पूछे और कॉन्ट्राडिक्शन है तो जो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं हम वो लिख के और बताएंगे कि फ़लाना लॉ के मुताबिक ये जवाब है, तो वो जुमला गलत नहीं होगा क्योंकि वो वाकई ही उस फलाना लॉ के मुताबिक वही जवाब होगा। रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड लिस्टेड सिक्योरिटीज़ में जो इन्वेस्टमेंट है, ये छोटी सी रेगुलेशन है 3 एक सफ़े की, ये 2 एक सफ़े की रेगुलेशन है, ये 3-4 सफ़े की रेगुलेशन है, ये 3-4 सफ़े की रेगुलेशन है, ये 2 सफ़े की रेगुलेशन है, ये 5-6 सफ़े की रेगुलेशन है। फिर सिक्योरिटीज़ एक्ट आ जाता है। फिर रूल बुक, ये अच्छी खासी लंबी चौड़ी डॉक्यूमेंट है। बायबैक रेगुलेशन तकरीबन 8-10 सफ़े का लॉ है। सब्सटेंशियल एक्विजिशन तकरीबन 7-8 सफ़े का लॉ है। पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशन तकरीबन कोई 35-40 सफ़े का लॉ है। फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स 3 सफ़े का लॉ है।
ये सारी चीज़ें कंपनीज़ एक्ट या सिक्योरिटीज़ एक्ट को जोड़ती हैं। इनमें से कुछ लॉज कंपनीज एक्ट के साथ जुड़ेंगे, कुछ सिक्योरिटीज़ एक्ट के साथ। इस वक्त मैं क्रॉस लिंकिंग नहीं दिखा रहा, इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ सिलेबस का मैप ओवरऑल। फिर मैं आऊँगा उस डॉक्यूमेंट की तरफ जो आईकेएप के साथ मेरी डिस्कशन हुई थी कि भाई अब आप लोगों को टॉपिकल इंडेक्स दें, आप टॉपिकली समझाएं रादर देन कि आप लॉ, हर लॉ के आपने वो दिए हुए किट में सवाल, और पेपर में जब पूछते हैं तो लॉ नहीं पूछते, आप एक टॉपिक पूछते हैं, तभी उस तरफ भी आते हैं। ये पार्ट ए सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस। फिर पार्ट बी में देखें तो मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, मिसमैनेजमेंट, कंपनीज एक्ट के सिलेक्टेड सेक्शंस, और ये 4 लॉज जो कि तकरीबन 3 से 4 सफ़े ईच है, वो भी उनकी राइटिंग में। अगर मेरे हिसाब से देखें तो मैं ये कहूँगा कि 2.5 सफ़े का लॉ है, ये चारों 2.5 सफ़े के लॉज है। दिस इज़ द स्मॉलेस्ट एरिया ऑफ सिलेबस जो कि 10 से 15 नंबर दे रहा है। चंद सेक्शंस और 4 छोटे लॉज। तो 4 लॉ कंपनीज एक्ट के इस एरिया के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। फिर आपके स्पेशलाइज्ड लॉ में 3 बैंकिंग, इंश्योरेंस और एनबीएफसी, 1.1 से 1.3 तक एनबीएफसी, 2 इंश्योरेंस। इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस के सिलेक्टेड सेक्शंस अगर आप देखें तो सिलेक्टेड सेक्शंस हैं, यानी 1 से लेके 14 तक है, फिर 28 तक गैप है, फिर बीच में 1-2 सेक्शन है। बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस में देखें तो गिनती के सेक्शंस हैं। एनबीएफसी में 3 लॉज हैं। एक एनबीएफसी के 2003 के रूल्स हैं, उसके 7 रूल्स शामिल है, और 7 इसलिए शामिल हैं कि 7 ही हैं टोटल, तो 7 के साथ शामिल है। 2008 की रेगुलेशन बहुत लंबी चौड़ी रेगुलेशन है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई के अपने गिनती के बीच में से रेगुलेशन हमारे सिलेबस में डाले हैं। देन मरहूम कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 ख़त्म हो चुका है, लेकिन उसमें सिर्फ एनबीएफसी के ये सेक्शन जो सामने लिखे हैं बस ये जिंदा है। पूरा कंपनीज ऑर्डिनेंस मर चुका है, लेकिन मरते मरते इनको बचा गया। उसने कहा इनको छोड़ के मैं कंप्लीट फौत हो रहा हूँ। इसमें एनबीएफसी से रिलेटेड डिस्कशन थी। ये बड़ा आसान सा 3 सफ़े की डिस्कशन है। 2 सेक्शनों को एक्ट में नहीं शामिल किया गया कंपनीज एक्ट? नहीं, असल में कंपनीज एक्ट ने आते साथ ही कहा कि हमने कंपनीज ऑर्डिनेंस को कत्ल कर दिया है, सिवाय इन सेक्शंस के। वजह क्या है? इसमें होता था सेक्शन 282C, सेक्शन 282CA, और क्या होता था जी, सेक्शन 282C के तहत रजिस्टर हुई एनबीएफसीज, सेक्शन 282A के तहत नोटिफाइड एंटिटी। अब ये सेक्शन इतना कॉमनली बोले जाते हैं कि इतने सारे ऑर्डर्स में भी ये चीज़ें जगह जगह मौजूद होती हैं कि लिखा होता है जी सेक्शन 282C वाली सारी कंपनियां। मैं एग्जांपल देता हूँ, शायद आपको याद हो, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट एक होती है कंपनी लॉ में, सेक्शन 42 है उसका, तो उसके बारे में नॉर्मली बताया जाता है कि सेक्शन 42 वाली कंपनी। तो कंपनीज ऑर्डिनेंस में सेक्शन 42 होता था, जब कंपनीज एक्ट आया तो उन्होंने सेक्शन को ऐसे गोल घुमाया कि सेक्शन नंबर 42 पे वही आ गया, क्योंकि जगह जगह लिखा होता है सेक्शन 42 वाली कंपनियां। तो फिर जगह जगह लिखा होता था 282A वाली कंपनियां, बी वाली कंपनियां, 282A के तहत दिया हुआ लाइसेंस, उनको वो सब रिवाइज करना पड़ जाता। तो उन्होंने सोचा कि वो सारे लॉज रिवाइज नहीं करेंगे, वो सारे लाइसेंस रिवाइज नहीं करेंगे, वो सारे जुमले रिवाइज नहीं करेंगे। जब कंपनीज एक्ट नया बन ही रहा है तो उसमें एक जुमला लिख देंगे कि कंपनीज एक्ट पूरा एप्लीकेबल है, एंड मरे हुए कंपनीज ऑर्डिनेंस में जो जिंदा सेक्शंस हैं वो ये वाले हैं। तो ये पुराने ऑर्डिनेंस का रेफरेंस है। अक्सर बच्चे वो कहते हैं जी वो एक साहब की ईमेल भी आई हुई थी, सर वो आपका जो है ना वो मैंने देखा है कोर्स नियर पियर पे वो तो आउटडेटेड है, उसमें कंपनीज ऑर्डिनेंस लिखा हुआ आ रहा है। अब वो मतलब मैं उसको फिर बड़ी मुश्किल से समझाया कि भाईजान मतलब जो है ना ये मोर अपडेटेड आ रहा है, इसी वजह से कंपनीज ऑर्डिनेंस लिखा हुआ है, एक दफ़ा आप समझें तो सही कि है क्या मसला क्या है। तो इसलिए ये कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 जो है वो इस वक्त इसके ये सेक्शन जो जिंदा है हम उनको देख रहे हैं। तो ये 3 लॉज हैं, एनबीएफसी, इंश्योरेंस और बैंकिंग। 10 से 15 नंबर लेने वाला जो चैप्टर पिछला था, उसके बाद अगर कोई थोड़ा सा और इजी एरिया है तो वो ये वाला है जहाँ से नंबर आ सकते हैं। फिर आएंगे हमारे 30 से 40 नंबर के अदर लॉस। फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल चैप्टर 19-20 तकरीबन कोई 30-35 सफ़े का लॉ है। कंपटीशन एक्ट ये छोटा सा लॉ है, सिर्फ 11 सेक्शन हमारे सिलेबस में है, तो ये तकरीबन 4 सफ़े में ख़त्म हो जाता है बेचारा। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट तकरीबन 30-35 सफ़े पे जाता है। ये रेगुलेशंस 2020 की नई डाली हैं कि अपने 1 साल से आईकेप तजर्बा कर रहा है, ये बीच में डाल देता है, सेशन के बीच में कोई उसको मेल करता है कि सर क्या कर रहे हैं, ये तो इसका ताल्लुक ही कोई नहीं, निकाल देता है।
पिछली दफ़ा उन्होंने सेशन के स्टार्ट में इसी तरह से ये ऐड कर दिया। मैं जो स्टूडेंट ने कहा सर ये नया लॉ आया है, इसके ऊपर आपके लेक्चर कब आएंगे? मैंने कहा आखिरी महीने में आएंगे, मुझे बड़ी उम्मीद आई कि आपसे। जिस वक्त वो टाइम आया, बच्चों ने कहा सर लेक्चर कहाँ है? मैंने कहा जी 2 हफ्ते पहले नोटिफिकेशन आया है कि वो सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो इस दफ़ा भी मैं यही काम करूँगा, मैं इसको सबसे एंड पे ले जाऊँगा, क्योंकि इनको फिर से समझ आना है कि ये इन्होंने कहीं और से छापा मार के वो क्या करते हैं, सिलेबस अपडेट करते हैं, पुरानी वाली फाइल चला देते हैं, फिर बाद में वो जब नई वाली अपनी वो फाइल देखते हैं उसके साथ कंपेयर करते हैं तो एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि जी गलती से एक लाइन आइटम लिखा हुआ है उसको माइनस कर दें। तो अगर ये एंड तक माइनस नहीं हुआ तो हम कवर कर लेंगे इसे। अभी तक ये फ़िलहाल सिलेबस में डाला हुआ है, उन्होंने माइनस नहीं किया हुआ। फिर कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2019 और 2013 गवर्नमेंट कंपनियों का और 2019 लिस्टेड कंपनियों का कोड है पूरा। एक करें दूसरा खुद ब खुद हो जाता है, क्योंकि दूसरा तकरीबन पहले वाले का छापा है। तो ये भी तकरीबन कोई समझें 25 एक सफ़े का कानून है। फिर पेमेंट सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र एक्ट 2007 की सिलेक्टेड प्रोविजन है, मुश्किल से 2.5 सफ़े का कानून है। आईकैप कोड ऑफ एथिक्स जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वही 5 फंडामेंटल्स, वही कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। यहाँ पे ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो नौकरी वाले हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन बिजनेस, ये उनके लिए है। ऑडिट में आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट ने प्रैक्टिस पढ़ा था और अकाउंटिंग के अंदर आपने बिजनेस वाला पढ़ा था। तो वो जो अकाउंटिंग वाला है वो यहाँ पे है। ये ऐड करने के बाद सवाल कभी भी नहीं पूछते। सन 2016 से कोड ऑफ एथिक्स सिलेबस में है और 2016 से इस पर सवाल नहीं आया। सिलेबस में डाल के उन्हें खुद भूल गया कि हमने इसको सिलेबस में ऐड किया हुआ है। तो रीसेंट अटेम्प्ट से पीछे पीछे तक उन्होंने नहीं पूछा। अब शायद आहिस्ता आहिस्ता वो इस तरफ आने की कोशिश करें। तो ये वाले एरिया में अगर देखें तो ये छोटा लॉ है और ये छोटा लॉ है। तो टेक्निकली एक बड़ा लॉ, दूसरा बड़ा लॉ, तीसरा बड़ा लॉ और ये कोड ऑफ एथिक्स है। 3 बड़े लॉ, कोड ऑफ एथिक्स और 2 छोटे लॉ, 30 से 40 नंबर एक तरफ, और एक तरफ इतनी बड़ी जंग, इतना बड़ा लॉ, अच्छा खासा बड़ा लॉ, इसके साथ कनेक्टेड, इसके साथ कनेक्टेड, और इसके नंबर 35 से 45। तो इन्होंने जुल्म किया, ये इन्होंने मोटिवेट किया लोगों को सिलेक्टिव स्टडी के लिए। बट अगेन हमने तो सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी, और प्रॉब्लम ये है कि आपने जो पढ़ा हुआ है वो ज़्यादातर चीज़ें इस जगह पे हैं। तो आपको कैफ वाली अंडरस्टैंडिंग से याददाश्त लाते हुए यहाँ पे हम करेंगे तो ये हम लोग समझ लेंगे। इस एरिया में हमें रफ्तार सुपरसोनिक रखनी होगी। अब तेज़ी से पढ़ेंगे, हम ओवरऑल मैप डिस्कस किया करेंगे, लेकिन हम जल्दी जल्दी भाग रहे होंगे उस एरिया की तरफ जहाँ हमने ठहर के रुक के काम करना है। हम रिवर्स चलते, अगर ये बेस लॉ ना होते, ये वो बेस लॉ हैं जिनकी समझ आए तो इसी के रूल्स आगे फिर बैंकिंग में भी हमें हेल्प कर रहे होंगे, इंश्योरेंस में भी हेल्प कर रहे होंगे, एनबीएफसी में भी हेल्प कर रहे होंगे, अदर लॉस की अंडरस्टैंडिंग में भी काफ़ी हेल्प मिल रही होगी इस वाले पोर्शन से। तो ये तो हो गया सिलेबस आउटलाइन का ब्रेकअप। अब क्रॉस लिंकिंग कैसे करनी है, इन्होंने क्या किया, लाइन से ये एरिया बताया, लॉस की भरमार कर दी, ये एरिया बताया, लॉस की भरमार कर दी। अब प्रॉब्लम ये है कि एक टॉपिक, जैसे मैं कहता हूँ राइट इशू डिस्कशन कंपनीज एक्ट में अलग सेक्शन में हुई हुई है, रेगुलेशन में अलग जगह हुई हुई है, फलाना जगह अलग जगह पे हुई हुई है। तो अब हमने करना ये है कि मैं आपको जो पढ़ाऊँगा वो टॉपिकली पढ़ाऊँगा, लॉ वाइज नहीं पढ़ाऊँगा। मैं नहीं कहूँगा आज हमने कंपनीज एक्ट शुरू किया है, मैं नहीं कहूँगा आज हमने पोस्टल बैलेट रेगुलेशन शुरू किया है, मैं कहूँगा आज हम मीटिंग्स पढ़ेंगे। जब मीटिंग्स पढ़ेंगे तो कंपनीज एक्ट के 25 सेक्शन मीटिंग के मैं डिस्कस कर दूंगा, और फिर पोस्टल बैलेट रेगुलेशन जो कि मीटिंग्स के एरिया को डील करती है वो डिस्कस कराऊंगा साथ। उससे क्या होगा कि आप वो लॉ वाली उस बोरियत से बाहर निकल आएंगे और आपको उसको कनेक्ट करना आएगा। हम कैसे पढ़ेंगे, हम सिलेबस को 26 एरियाज़ में डिवाइड करेंगे, 26 छोटे एरियाज़ और कुछ ब्रॉड एरिया। ब्रॉड एरिया नंबर 1 बेसिक्स ऑफ कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट के बेसिक्स, इसमें 2 चैप्टर आएंगे। अब 26 एरियाज में हम डिवाइड करेंगे। तो पहला एरिया इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ एंड कंपनी, और नंबर 2 इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज। अब आपने राइट पे देखना है, राइट पे आपके सिलेबस का रेफरेंस है। A1.1 कंपनीज एक्ट था और A1.4 जनरल प्रोविजन एंड फॉर्म रेगुलेशन थी, A1.2 फर्स्ट सेकंड स्केजुअल था, A1.4 रेगुलेशंस थी और 1.9 कंपनी इनकॉर्पोरेशन रेगुलेशन थी। अब हुआ क्या, हमने कहा बेसिस ऑफ कंपनीज एक्ट के 2 हिस्से, 2 हिस्सों में से पहला हिस्सा क्या है, कंपनी, ये मैं थोड़ा सा लाइट और बंद कर दूं क्योंकि इस वक्त काम की इंफॉर्मेशन है।
इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ एंड कंपनी लॉ और कंपनियों का इंट्रोडक्शन कंपनीज एक्ट के इन सेक्शंस में है, जिसके साथ कंपनीज जनरल प्रोविजन एंड फॉर्म रेगुलेशन 2018 की रेगुलेशन 8 जोड़ के पढ़ेंगे। देन इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज, कंपनियों का रजिस्टर होना, कंपनीज एक्ट के ये सेक्शन और ये सेक्शन इसको डील करते हैं इस इशू को। कंपनीज एक्ट का फर्स्ट स्केजुअल जिसमें मेमोरेंडम आर्टिकल के फॉर्मेट है वो से डील करता है। जनरल प्रोविजन एंड फॉर्म्स की ये 3 रेगुलेशंस इसको डील करती हैं और इनकॉर्पोरेशन रेगुलेशंस की ये रेगुलेशंस डील करती हैं। तो होगा ये कि मैं कहूँगा लो जी हमारा चैप्टर ये है, हम ये पढ़ेंगे और उस चैप्टर के नाम पे हम इन सबको एक इस तरतीब से पढ़ेंगे कि आपको पूरा मैप क्लियर हो जाएगा कि पेपर में सवाल आए कि कंपनी को हमने रजिस्टर कराना है, ज़रा स्टेप्स बताओ, तो आपको वो स्टेप्स पता होंगे और वो लॉ भी आपने हाईलाइट किए हुए होंगे जहाँ से चीज़ें उठ के आ रही हैं। आइडियली पेपर में आपको जवाब खुद लिखना है। किसी जगह अटक गए और सोच रहे हैं कि अच्छा वो अप्लाई करते हुए वो जो 4 डॉक्यूमेंट्स भेजते थे वो कौन से होते थे, तो कम से कम आपको पता हो कि हाँ वो तो इनकॉर्पोरेशन रेगुलेशन में दिए हुए थे, तो आप उस जगह उसे ओपन कर लें, ऑलरेडी हाईलाइट हुआ वो आप वो उठा के वहाँ से लिख सकें। तो ये गेम है। हर लॉ अलग से याद रखेंगे तो ICAP में परेशान होंगे। वो ये नहीं कहता इस लॉ का जवाब दे दो, इस लॉ का जवाब दे दो, वो कहता है ये सिचुएशन है कवानीन के मुताबिक मुझे इसका सोल्यूशन तो इसमें एक बड़ी हेक्टिक डिबेट के बाद में ICAP को ये कन्विंस करने में कामयाब हो गया कि आपको अब बच्चों को अगर प्रैक्टिस मटेरियल देना है तो अब आपको लॉ वाइज नहीं देना, टॉपिक वाइज देना है। 26 टॉपिक्स में पहला बड़ा टॉपिक जिसमें 2 टॉपिक्स आते हैं, बड़ा एरिया बेसिक्स ऑफ कंपनीज एक्ट, यानी मैंने सिलेबस को चंद बड़े हिस्सों में डिवाइड कर दिया और उन बड़े हिस्सों में छोटे हिस्से हैं, छोटे हिस्से मिला के 26 हैं। तो पहला इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ एंड कंपनीज और दूसरा इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज। ये हो गया कंपनीज एक्ट के बेसिक्स। एक स्टेप आगे चलते हैं। बड़ा एरिया मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज, कंपनीज कैसे चलेंगी, 4 छोटे चैप्टर्स, मीटिंग्स, डायरेक्टर्स अदर ऑफिसर, इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, डिविडेंड, अकाउंट एंड रिकॉर्ड्स। ये 4 ऐसी चीज़ें हैं जो आपने बहुत सारी कैफ में भी पढ़ी हुई हैं। अब मीटिंग्स जो है उसमें 1.1 कंपनीज एक्ट के ये वाले सेक्शन और ये सेक्शन है। अभी अच्छी खासी जद्दोजहद है कि सेक्शन 215 में अचानक से बैठे बैठे मीटिंग की बात कर देते हैं, तो मैंने वो सारे रेलेवेंट चीज़ें जोड़ के इकट्ठी कर दी हैं और इसी तरतीब से हम पढ़ रहे होंगे और जो हम पढ़ते जाएंगे मैं आपसे कहूँगा कि आपने बेयर लॉ पे वीकेंड पे हाईलाइट करते जाना है। मैं भी आपको बताता हूँ कि हमने पढ़ना कैसे। अभी हम इस वक्त सिलेबस के जो है वो टुकड़े टुकड़े करके समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस सब्जेक्ट पे अच्छी खासी रिसर्च है और ICAP ने अब इस वक्त ना तकरीबन रिसर्चर ही बना दिया इस पेपर की वजह से कि बच्चे अच्छे खासे अजियत में हैं, तो उसमें एक बड़ी अच्छी रिसर्च के बाद अपनी किताब के थ्रू मैं फिर थोड़ा हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। पोस्टल बैलेट रेगुलेशंस इसके साथ कवर होंगी और जनरल प्रोविजन एंड फॉर्म वाला रेगुलेशन जो कि हमने और जगह भी देखा था उसकी ये और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसके साथ जोड़ के पढ़ेंगे। और ये तो ओवरऑल मैप है ना, जब हम पढ़ रहे होंगे तो एग्जैक्टली एक सेक्शन के साथ जुड़ा हुआ नीचे नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो हम साथ साथ देखते जाएंगे और आप अपने बेयर लॉ पे मार्क करते जाएंगे। डायरेक्टर अदर ऑफिसर में कंपनीज एक्ट का ये फलाना ये फलाना ये फलाना ये, इन्वेस्टमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डिविडेंड में सेक्शंस ये, कंट्रीब्यूटरी फंड की रेगुलेशन ये, इन्वेस्टमेंट की रेगुलेशन ये, डिविडेंड की रेगुलेशंस ये। यानी हमने क्या किया, टॉपिकली डिवाइड कर दिया। पहला ब्रॉड एरिया था बेसिक्स ऑफ कंपनीज एक्ट, दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज। मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज में 4 चैप्टर, बेसिक्स में 2 चैप्टर। तीसरा एडवांस एरियाज ऑफ कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट के आगे वाले जो एरियाज हैं। आगे वाले एरिया से मुराद है कि कंपनी बन गई चल रही है, अब कंपनी के साथ क्या क्या कुछ हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ कंपनीज एक एरिया, मीडिएशन आर्बिट्रेशन मिसमैनेजमेंट एक एरिया, वाइंडिंग अप अदर मिसलेनियस एरियाज। 4 में डिवाइड कर दिया। तो मेनली इसमें कंपनीज एक्ट है और साथ में कुछ और रेगुलेशंस हैं, जैसे ये वाला एरिया है 8वां एरिया, ये 8वां चैप्टर है और इस चैप्टर में कंपनीज एक्ट के सेक्शंस के साथ वो 4 लॉज हैं, वो जो मीडिएशन आर्बिट्रेशन 10 से 15 नंबर का एक एरिया बना था ना, तो दिस इज़ अ चैप्टर जो कि चैप्टर 10 से 15 नंबर की वेटेज का है। तो मैंने इन एरियाज़ को चैप्टर का नाम दे दिया और जब हम पढ़ेंगे तो हम इन चैप्टर के नंबर्स के पढ़ रहे होंगे, या चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं जिसका ये नाम है। हर चैप्टर जब स्टार्ट होगा तो उसके शुरू में आपको बताऊँगा कि इसमें कौन से एरियाज़ कवर हो रहे हैं। आपकी किताब पे हर चैप्टर के स्टार्ट में नीचे टेबल बना हुआ आ रहा होगा कि इसमें कौन कौन सी चीज़ है। फिर आप हर टॉपिक पढ़ रहे होंगे, उसके साथ ब्रैकेट में लिखा होगा कि ये कौन से लॉ का कौन सा सेक्शन है और ये कौन से रेगुलेशन की कौन सी रेगुलेशन नंबर है।
तो ये किताब आपको हेल्प करेगी बीएड लॉ को इस लेवल पे समझने की कि आप फिर पेपर में अच्छी तरह से लड़ सकेंगे। लेकिन सिलेबस बड़ा है और शुरू वाला एरिया ज़्यादा है बट वेटेज कम है, तो रफ्तार थोड़ी तेज़ रखनी होगी। और अब तो आइडियल चांस मिल जाएगा, अगर मुनासिब साइज़ की क्लास है तो रफ्तार तो तेज़ होगी। वो आप लोगों के आने से पहले मैं ये बात कर रहा था कि ये इत्तफाकन जो है ना एक बड़ा मज़ेदार सा छोटा सा बैच बन जाएगा जिसमें हम बहुत सारा पढ़ रहे होंगे। चूँकि फ़िज़िकल बड़े अरसे बाद हमने इसको दोबारा ओपन किया है, साल पहले जो है वो ओपन किया था तो उस वक्त भी लोग लाइव में थे और वो फ़िज़िकल में नहीं आते थे। अब एक आखिरी दफ़ा कोशिश की है कि फ़िज़िकल शुरू करें, एक दफ़ा फुल फ्लेज क्लासें फ़िज़िकल में कराई जाएँ और उसके बाद जो है वो फ़िज़िकल की ज़िंदगी से रिज़ाइन कर दिया जाए और वो कैमरा रिकॉर्डिंग मौजूद हों, वो चल रही हों। जब भी कोई लॉ चेंज हो मैं क्लास में आऊँ, 3-4 दिन नए लॉ पे नई वाली अदाकारी करूँ, वीडियोज़ रिकॉर्ड हों और मेरी ज़िंदगी आसान रहे। चूँकि मैं तो फ़िज़िकल क्लास करने के लिए शायद अवेलेबल हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स अब इतने आराम से नहीं आ पाते। हमने पिछले 2 साल में काफ़ी तजर्बे किए हैं, लेकिन हमने हमेशा देखा है कि अब फ़िज़िकल क्लास नहीं चलती और मैं 2 साल से इसलिए ऑनलाइन क्लास को ही डील कर रहा था। तो इस दफ़ा एक लास्ट हिम्मत की है और फिर सोचा ये कि अब हिम्मत कर रहे हैं तो दिल बड़ा करना है। एक भी स्टूडेंट आ गया तो हमने क्लास करानी है एंड तक। तो बस अब जब तक आप लोग आते रहेंगे तब तक क्लासें ऐसे चल रही होंगी, नहीं तो फिर बाद में मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ वहाँ से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और वो मेरा अपना दिल नहीं है, मेरा अपना दिल है कि क्लास वाले मोड पे प्रॉपर चीज़ें मौजूद हों। फिर आते हैं एक और ब्रॉडर एरिया। 3 ब्रॉडर एरिया पीछे गुजरे थे, बेसिस ऑफ कंपनीज एक्ट, मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज, एडवांस एरियाज ऑफ कंपनीज एक्ट गुजर गए, उसमें 10 चैप्टर कवर हो गए। अब एक बड़ा एरिया है लॉज रिलेटेड टू शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटीज़। शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी से रिलेटेड तकरीबन 7 चैप्टर्स जो कि चीज़ों को डील कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू शेयर कैपिटल, कंपनीज एक्ट के वो सेक्शन और फलाना का वो, डिबेंचर्स के तमाम रूल्स, फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल के जो कानून है वो इकट्ठे, बायबैक ऑफ शेयर कैपिटल किस तरह से होगा, इनसाइडर ट्रेडिंग और अदर सिक्योरिटीज़ एक्ट के एरियाज़ क्या हैं, फर्स्ट इशू ऑफ कैपिटल यानी कि आईपीओ, उससे रिलेटेड सबसे ज़्यादा यहाँ पे डिस्कशन है, और स्टॉक एक्सचेंज की रूल बुक, स्टॉक एक्सचेंज क्या बताता है लिस्टेड कंपनियों के बारे में, और सब्सटेंशियल एक्विजिशन। तो क्या हुआ, ये 7-8 और एरियाज़ में डिवाइड कर दिया और हर एरिया के आगे उसके रेलेवेंट लॉ। अगर आप गौर से देखें तो ये सारी कोडिंग ये सब क्रॉस रिलेट कर रही है उससे। पीछे हमने लॉ वाइज देखा था और अब मैं एरिया वाइज दिखा रहा हूँ। यहाँ से आगे जाएंगे तो फिर स्पेशलाइज्ड कंपनीज़ का ब्रॉडर एरिया, जिसमें 3 तरह की कंपनियाँ, नॉन बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग और इंश्योरेंस। उसके जो रेलेवेंट लॉज थे वो यहाँ पे, बैंकिंग के साथ पेमेंट सिस्टम को भी समझ लेंगे। यहीं ये वो छोटा लॉ है जो कि अदर लॉज के अंदर आ रहा था, वो इसी के साथ जोड़ के पढ़ लेंगे। देन कम्स डिफरेंट अथॉरिटीज़ के लॉ। 3 अथॉरिटियाँ जिनके अलग अलग लॉज हैं, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का लॉ, कंपटीशन एक्ट, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जिसके ऊपर गवर्नमेंट की अच्छी खासी कानून साजी है, और फिर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन जो स्टेट बैंक के अंदर आता है। तो ये 3 अथॉरिटियाँ, 3 लॉ। और देन गवर्नेंस और एथिक्स के ऊपर कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कोड ऑफ एथिक्स, ये आईकैप का कोड ऑफ एथिक्स, ये SECP के कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो ये सिलेबस को इन 26 एरियाज में डिवाइड करेंगे। बात समझ आई? हो सकता है आप इतनी देर से देख देख के आवाज़ार हो गए हो, तो एक सफ़े पे सारा कुछ, बेसिस ऑफ कंपनीज एक्ट, मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज, एडवांस एरियाज, शेयर कैपिटल के लॉज, स्पेशलाइज्ड कंपनीज, लॉज रिलेटिंग टू डिफरेंट अथॉरिटीज़ और गवर्नेंस और एथिक्स। और ये इसके साथ उन चैप्टर्स के नंबर आ रहे हैं जिन चैप्टर्स में वो सारी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, ये भाई मुझे मोटिवेट कर गए, उन्होंने कहा सर बेहोश ना हुए वो, क्योंकि उन्होंने कहा था फाइनल करानी है। मतलब मैं फिज़िकल क्लासेस करते करते भी ना लॉ को स्किप कर गया था। मैंने कहा ठीक है SPM और ऑडिट। उन्होंने कहा नहीं, एक दफ़ा जब आप एक दफ़ा आ रहे हैं ना क्लासों में तो बस एक दफ़ा लॉ भी करा ही दें। तो जो है मैंने कहा था, मैंने कहा देखें बच्चे ना आए ना तो फिर जो है ना वो मैं अकेले कमरे में जाके रिकॉर्डिंग कर रहा हूँगा। तो वो अब मुझे मोटिवेट करने आए थे कि नहीं जी आप अकेले नहीं हैं, और लोग भी आपके साथ मौजूद हैं। ये समझ आया? ये एक समरी है उस सारी डिस्कशन की। क्लासेस के मोड्स क्या हैं? फिज़िकल मोड जो कि हम लोगों ने स्टार्ट किया है कि फ़िज़िकली टीचर मौजूद है क्लास में, इधर उधर फिर रहा है, आप सुकून से बैठे हुए हैं, बीच में जो है वो थोड़ा सा नींद पूरी कर ली, फिर दोबारा से जाके देखा टीचर अभी तक पढ़ा रहा है, तो टीचर पढ़ाया जा रहा है। कंटेंट इतना है कि टीचर को सपोर्ट चाहिए स्लाइड्स की भी,
चूँकि इतना सारा कंटेंट मैं लिखने बैठा तो बस फिर तो हो गई क्लास। यहाँ से मैं कोशिश ये करूँगा कि क्लास के अंदर से ज़्यादा क्लास के बाहर ज़्यादा मेहनत करूँ, कि आपके पास जब स्लाइड्स आएँ तो निकली हुई तो किताब से हो, लेकिन मैंने उसमें पहले से ही काम की चीज़ें लाल कर दी हूँ, अंडरलाइन कर दी हूँ, डेज़ को हाईलाइट कर दिया हो, ताकि स्लाइड सामने आए और मैं आपको की कंटेंट दिखाऊँ और आप अपने पास फ़ौरन अपनी अपनी किताबों में उसी को हाईलाइट कर लें। तो उससे क्या होगा कि हम कम टाइम में ज़्यादा पढ़ सकेंगे इंशाल्लाह। बस आप लोगों ने हिम्मत दिखानी है एक भारी पेपर को जो है वो ख़त्म करने की। ऑनलाइन रिकॉर्डेड मोड ये पिछले सेशन तक हम लोग इस तरह से नहीं कर रहे थे, एक आध क्लास पर तजर्बा किया था, दैट इज़ के एक्चुअल क्लास की फ़िज़िकल कैमरा रिकॉर्डिंग, और वो लोग जो कि दूर बैठ के क्लास को अटेंड कर रहे हैं। तो अभी बताया है उन्होंने कि ऑनलाइन की तरफ ही लोगों का रुझान है, फ़िज़िकल से तो भागे हुए हैं। फ़िज़िकल मैंने रखी भी उस टाइम पे थी जिसमें जो वाकई ही सीरियस होगा वही आएगा। इस टाइम पे वो कोई ये नहीं कहेगा जी लेट सेटिंग थी, फलाना था, इस तरह से। अच्छा, इस वक्त ऐसा लग रहा है कि गर्मियाँ वो सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, महीना सर्दी का रह गया है, उसके बाद तो चीज़ें गर्मी की तरफ ही जा रही होंगी। तो ये आगे रमज़ान में आके उस एक महीने में हमें को एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। हमें को 5 बजे के आसपास का 1 घंटे की क्लास टाइप के पैटर्न पे शिफ्ट होना होगा 4 हफ्ते के लिए, और फिर दोबारा से हम अपने पुराने मोड पे वापस आ जाएंगे। क्योंकि रमज़ान में उस वक्त देख लेंगे आप लोगों के अलग अलग क्या टाइम जोन चल रहे हैं। मुझे अगर आप कहेंगे तो मैं तरावी के बाद सहरी के दरमियान भी पढ़ा सकता हूँ और सहरी के बाद भी पढ़ा सकता हूँ। अफ्तारी से इमीडिएट पहले हो सकता है हर किसी की अपनी अपनी टाइमलाइन हो, तो सबसे सेफ ऑप्शन शायद होगा 5 से 6, मतलब ऐसा कि मकरू होने से पहले पहले घर पहुंच जाएं, और जो है वो अपना क्या कहते हैं ऑफिस मकरू होने से पहले पहले यहाँ पे पहुंच जाएं। तो वो उस वक्त रमज़ान में हम एडजस्टमेंट करेंगे। तकरीबन ये आज से बात हो रही है 2.25 महीने बाद की, 2.25 भी नहीं, 2.5 महीने बाद की बात हो रही है। तो 2.5 महीने तक हम अच्छा खासा पढ़ चुके होंगे इंशाल्लाह। तो इसीलिए मैंने बताया है कि इस दफ़ा मैंने नॉर्मल से हट के, मैं नॉर्मली कॉर्पोरेट लॉ 2 दिन की क्लास रखता था 2 घंटे की, इस दफ़ा 2.25 घंटे की क्लास रखी है 3 दिन, इस फियर को ख़त्म करने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हम सारा सिलेबस कवर ना कर सकें। हो सकता है हम जल्दी कवर कर लें अपने टेंटेटिव टाइम से, लेकिन एहतियातन डेज ज़्यादा रखें, ये जहन में रख के कि रमज़ान भी है बीच में, जिसमें हमारी रफ़्तार थोड़ी स्लो हो जाएगी। और शायद मेरी वजह से नहीं, शायद ऑडियंस की वजह से। मैं तो शायद रमज़ान में भी उतना ही जोश दिखा रहा हूँगा, और अफ्तारी के बाद तो जोश ही जोश होता है। तीसरा, कम्बो ऑफ फिज़िकल एंड ऑनलाइन रिकॉर्डेड मोड। किया ये कि हमने फ़िज़िकल के साथ रिकॉर्डेड की ऑप्शन दे दी, तो सोचा ये कि अब तो फिज़िकल में कोई भी नहीं आएगा, लोग रिकॉर्डिंग पे चले जाएंगे, और जो रिकॉर्डिंग पे चला जाएगा वो सोचेगा कि फ़िज़िकल होता तो क्या ही बात थी। अब फ़िज़िकल की अलग फ़ीस होती है, रिकॉर्डेड की अलग फ़ीस होती है। तो फिर हमने अपनी जो हमारी फ़ीस स्केल थी उसी स्केल में कम्बो बैच दे दिया, यानी कम्बो बैच इज़ जो हमारी एक्चुअल फ़ीस है, जो फाइनल की एक सब्जेक्ट की फ़ीस है, उस सब्जेक्ट में हम आपको 2 क्लासें इकट्ठी दे रहे हैं। फ़िज़िकल क्लास आपके पास है और इसकी हर दिन की कैमरा रिकॉर्डिंग आप सबके पास है, अगर आपने फुल फ्लैज पैकेज लिया है। एक स्टूडेंट कहता है जी मेरे लिए ज़रा ज़्यादा फ़ीस है, मुझे डिस्काउंट चाहिए, मैंने कम करना है, तो हम उनसे बताते हैं भाई हमारा खाली ऑनलाइन भी अवेलेबल है, खाली फ़िज़िकल भी अवेलेबल है। इन तीनों में से जिस भी मोड में आएंगे किताब आपको कॉलेज देगा। ये हमने यहाँ आके न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये की है कि हम किताब का ख़र्चा बच्चे पे नहीं डाला करेंगे, ताकि बच्चा कम से कम किताब ले ले। जब उसने ख़ुद लेनी होती है तो 2-2.5 महीने सोचता रहता है कि लूँ या ना लूँ, या चलो साथ वाले की किताब यूज़ कर लूँगा, या सॉफ्ट है तो सॉफ्ट में मैं अपने एक फ़ोल्डर में सेव कर लेता हूँ, ज़िंदगी में कभी ना कभी तो ओपन कर ही लूँगा। तो बजाय इसके कि वो इन चक्करों में पढ़ता रहे, हम उसको किताब दे दें, कोई बात नहीं, वो किताब उसके हाथ में पहले दिन से मौजूद हो। तो इन तीनों मोड्स में किताब मौजूद होगी। फ़िज़िकल मोड का मतलब आप फिज़िकली आएंगे, चले जाएंगे, सिर्फ क्लास में सवाल पूछ सकेंगे। ऑनलाइन रिकॉर्डेड का मतलब है खाली ऑनलाइन रिकॉर्डेड का, कि आपको सिर्फ रिकॉर्डिंग मिलेगी, आप कैमरे में मुझे देख रहे हैं, मैं क्लास करा रहा हूँ एक्चुअल लोगों के साथ, आपके सवाल व्हाट्सएप ग्रुप में जाएंगे और थोड़ा सा पैसिव वे में आंसर होंगे, उस तरह से आंसर नहीं होंगे जैसे लाइव स्टूडेंट्स के हो रहे हैं। कम्बो का फ़ायदा ये है कि आप फिज़िकल में एनरोल्ड हैं, अगर किसी दिन किसी वजह से आप लेट हो गए, किसी दिन नहीं पहुँच सके, कुछ और इस तरह से हो गया, तो आपको 1 आध दिन बाद उसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल हुई हुई हो। या कभी आपने कोई लॉ रिवाइज़ करना है, तैयार करना है, तो हमारे LMS पे बड़ा अच्छे तरीके से लिखा हो कि ये कौन से चैप्टर का कौन सा टॉपिक है। मैं हर दिन जो पढ़ाऊँगा मैं उनको टीम को बताऊँगा, वो उसके ऊपर वो कैप्शन दे रहे होंगे। तो ये हमारे 3 मोड्स हैं, और पैसे कम करवाने हो तो पीछे वाले मोड्स की तरफ जाया जा सकता है। और असल में आइडियल मोड यही है कि फ़िज़िकल
विद रिकॉर्डिंग की ऑप्शन अवेलेबल। ख़त्म कर दें तो शायद लोग सीरियस होकर आना शुरू कर दें, लेकिन मुझे पता है कि फ़ाइनल के स्टूडेंट्स की अपने मसलों मसाइल बहुत हैं। एक स्टेप आगे चलते हैं। यहाँ तक किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन, कोई परेशानी, कोई टेंशन? बातें समझ आ रही हैं? बातें समझ आ रही हैं। सर ये जो क्रॉस लिंकिंग आप बता रहे हैं, अगर इतनी चीज़ें हमने अपने दिमाग में रखनी हो तो उसका क्या तरीका कार है? उसका तरीका क्या है? हम बार बार चीज़ों को देख रहे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बंद है, तजर्बा करते हैं कितने बड़े एरियाज़ में हम सिलेबस को डिवाइड कर सकते हैं। कुछ तो छोटे छोटे हैं ना, 26 छोटे एरियाज़ हैं, कुछ बड़े एरियाज़ हैं। रफली आपके जहन में क्या क्या आ रहा है नाम? 7 to 8 एरियाज़ हैं। उनमें से कुछ के नाम पुकार सकेंगे? कोशिश करें, मतलब ज़रूरी नहीं कि आप परफेक्ट बोलें। बेसिस ऑफ कंपनीज एक्ट, मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज, एडवांस एरियाज ऑफ कंपनीज एक्ट, अथॉरिटी से रिलेटेड, शेयर से रिलेटेड, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, अदर एक्शंस वगैरह। एक रह गया बस, सब गवर्नेंस और एथिक्स। अब हमने आज ज़िंदगी में पहली दफ़ा आपके सामने डिस्कशन की और आपने कहा कि हम ये कैसे जहन में रख सकेंगे। अगर आज इतना जहन में आ गया तो मेरी पहली अचीवमेंट हो गई। इसका ये गेम है असल में। मैप जब मैं हर दिन बात ही मैप की करूँगा, जब मैं हर टॉपिक शुरू करते ही आपको कहूँगा कि ये टॉपिक में आपने सोचना ही 3 लॉज है। जब आप लेक्चर के दिन ऐसा सोच रहे होंगे, जब आप वीकेंड पे बैठ के ऐसा सोच रहे होंगे, फिर क्या होगा? फिर आप किताबों पे रंग लगाएंगे, निशान लगाएंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ। अभी मैंने आगे छोटी छोटी सी टेक्निक्स बतानी है। फॉर एग्जांपल, आपने फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल, कंपनीज एक्ट आए, सेक्शन 58 पे पहुँचे, 59 पे पहुँचे, 70 पे पहुँचे, उस पर 58 के साथ आपने लगा दिया एक निशान। सेक्शन 58 लिखा हुआ था कंपनीज एक्ट में, आपने उस पर निशान लगा दिया लैम्डा और उसके इर्द गिर्द बना दिया डब्बा। सेक्शन 59 जहाँ लिखा हुआ था उस पर भी आपने लैम्डा और इस तरह से डब्बा बना दिया। फिर सेक्शन 80 लिखा हुआ था, आपने उस पर लैम्डा और ऐसे डब्बा बना दिया। आप आए शुरू में था कंपनीज एक्ट का एक ओवरऑल इंडेक्स। आपने क्या किया? सेक्शन 59 पे लैम्डा लगा दिया, सेक्शन 60 पे लैम्डा लगा दिया, सेक्शन 83 पे लैम्डा लगा दिया, ये निशान लगा दिया। इससे पीछे एक ओवरऑल लिस्ट थी बेयर लॉ की किताब में, जिसमें उन 34 लॉस के नाम लिखे हुए थे। आपने क्या किया? फर्दर इशू इन सेक्शंस पे था ना, जनरल प्रोविजन, प्राइवेट प्लेसमेंट, ये 2 ऐसे हैं जो एग्जैक्टली इस एरिया में है, और ये ऐसा है जिसकी कोई चीज़ कहीं है, कोई चीज़ कहीं है। तो आपने ये 2 पकड़े और इन पे उस ओवरऑल लिस्ट में जहाँ जहाँ आ रहे थे वहाँ वहाँ इस तरह का लैम्डा लगा दिया। समझ रहे? एक चीज़ करने के बाद आपने लैम्डा लगा दिया। अब आप एट एनी गिवन टाइम पेपर में मौजूद हैं, मैप आपका क्लियर है, आप सेक्शन 83 पे पहुँचे हुए ये देखने के लिए राइट इशू किस तरह से होगा, और पेपर में सवाल आया हुआ, वहाँ पहुँचे, आपने सोचा अच्छा इससे रिलेटेड पता नहीं कौन सी रेगुलेशन थी, लैम्डा लिखा हुआ है, इंडेक्स में जाके देखा लैम्डा कहाँ का है, उस लैम्डा में पहुँचे, उसको साथ में देख लिया, फ़ौरन से वो हाईलाइट हुई हुई चीज़ सामने आई, आपने उठा के लिख दिया। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और ये हर जगह इतनी ज़्यादा क्रॉस लिंकिंग नहीं है, कुछ जगह थोड़ी ज़्यादा है। तो आहिस्ता 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 जिस तरह से आज आप लोगों को ओवरऑल मैप समझ आ गया है, तो कल को आपको शेयर कैपिटल के अंदर कौन से 7 हैं वो समझ आ जाएंगे। फिर फर्दर ऑफर ऑफ शेयर में 3-4 बातें क्या है वो, इनमें से जब भी कोई चैप्टर शुरू होगा मैं फिर उसका मैप डिस्कस किया करूँगा कि इसमें ये इस चीज़ का ये मतलब है, इस चीज़ का ये मतलब है। तो फिर पेपर में जब आप बैठेंगे तो वो मैप आपके जहन में होगा। तो ये एक प्रैक्टिस है जो हर अगले दिन बेहतर होती चली जाएगी। जैसे आज बगैर स्क्रीन देखे आप लोगों ने मुझे ये बता दिए, स्पेशलाइज्ड कंपनीज नहीं बताई, बेसिक्स बताया, मैनेजमेंट बताया, एडवांस एरियाज बताया, शेयर कैपिटल के लॉ बताए, अथॉरिटीज़ बताया, और एथिक्स यानी कि गवर्नेंस और एथिक्स बता दिया। अगला टाइम आएगा कि आपको इसके अंदर के चैप्टर्स भी पता होंगे। एक स्टेप और आएगा तो आपको ये पता होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक में ये चैप्टर 8 दुश्मनों का है,
ये सेकंड ग्रेड का है और बाकी सारे पहली ग्रेड के हैं। फिर थोड़ा सा और टाइम आएगा कि आपको ये पता लग जाएगा कि कौन से चैप्टर्स में कंपनीज एक्ट ज़्यादा मिक्स है और कौन में से सिक्योरिटीज़ एक्ट ज़्यादा मिक्स है। तो वो स्टेप बाय स्टेप अभी जब हम एंटर होंगे और अगले 4-4.5 महीने इसी के ऊपर डिस्कशन करते रहेंगे तो चीज़ें थोड़ी सी और इम्प्रूव होंगी। ओपन बुक को कैसे हैंडल करना है, असल जंग। आपको याद है मैंने आपको बताया था कि इस पेपर के मसले क्या हैं। लेंथ, ओपन बुक पॉलिसी कंफ्यूज करती है, ये डर के मैंने लीगल लैंग्वेज लिखनी है, ये फोबिया, उस वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आई कैप के सवालों की समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह से चीज़ों को लेके चल रहे हैं। क्रॉस लिंकिंग नहीं पता, क्योंकि हर लॉ अलग से तो पढ़ा हुआ है, आप कंपनीज एक्ट पूरा पढ़ा हुआ होगा, समझा हुआ होगा, लेकिन फलाना टॉपिक कंपनीज एक्ट में किस जगह है, और कंपनीज एक्ट में तो है जालिम, उसका वो दूसरा वाला पाँव कहाँ है, वो किस जगह से देखना है, वो कवर होगा। ये जो पीछे हमने मैप्स देखे हैं बार बार, इससे हर चैप्टर पढ़ते हुए मैं बहुत दोबारा बताऊंगा, हर चैप्टर के साथ आप बेयर लॉ को लिंक कर रहे होंगे तो एक टाइम आएगा कि आप टॉपिकली आपका दिमाग काम करता होगा कि डिबेंचर वाली चीज़ें 3 जगह पे हैं, राइट इशू वाली चीज़ें 2 जगह पे हैं, फलाना। और टोटल मिला के अगर मैं मज़ीद भी ब्रेकअप करूँ ना, इन 26 के टुकड़े करूँ तो टोटल शायद कोई 60 टोटल टॉपिक हैं जिन पर आपने सोचना है। ये फाइनल का एक स्टूडेंट इतना कर सकता है, प्रोवाइडेड कि उसको अच्छे तरीके से गाइड किया जाए। तो मैं कोशिश करूंगा कि वो गाइड करने वाला काम जो है मेरी साइड से काफ़ी बेहतर हो रहा हो, और आप कोशिश ये करेंगे कि आपने फिर सपोर्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आगे से आगे बढ़ के अच्छी तैयारी करनी है। ओपन बुक एग्ज़ाम हैंडल कैसे करना है, ये चीज़ अगर समझ आ गई तो आज की हमारी ये डिस्कशन सफलता हो जाएगी। स्टेप 1, अंडरस्टैंडिंग। सिर्फ किताबें उठा के पढ़ने से कभी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं आती। बेयर लॉ उठा के 3 घंटे तक उसे पढ़ते रहें, आंखों से घुमाते रहें, अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती। अंडरस्टैंडिंग बनती है तो क्लास अटेंड करने से, बजाय इसके कि आप आज से आगे 12 साल सर्च करें, रिसर्च करें और अपने आप को अपग्रेड करें। एक बंदा जो 16 साल से सब्जेक्ट पे काम कर रहा है तो क्यों ना उसकी की भी रिसर्च का फ़ायदा उठा ले, जिसको पता है कि कौन से सेक्शन को किस सेक्शन के साथ जोड़ के बताऊं, कौन सी चीज़ को किसके साथ मिला के पढ़ाऊँ। तो और ये मेरी स्पेशलाइजेशन माना जाता है सब्जेक्ट। ये और बात है कि 2 साल से ऑनलाइन में था, तो चूँकि ऑनलाइन की वीडियोस फाइन ट्यून एडिट हुई भी रिकॉर्ड होती थी, तो लोगों ने जनाब ये कहना शुरू कर दिया वो तो आउटडेटेड है, उसमें तो जो है उन्होंने गर्मियों में कोट पहना होता है तो वो तो आउटडेटेड है। भाई अगर गर्मियों में, अगर सर्दियों में बैठ के कोट पहन के एक चीज़ अच्छी रिकॉर्ड कर दी है और अगली दफ़ा उसमें कोई चेंज नहीं आई है तो क्यों उसे बदला जाए। होगा नहीं जी, वो क्लास चल रही हो तो क्लास अगर फिज़िकल क्लास होगी ना तो उसमें सर अपडेटेड पढ़ाएंगे। मैं कहा चलो भाई फिज़िकल क्लास करके देख लेते हैं। तो अब थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि जी फिजिकल में कुछ पॉइंट्स होते हैं जो पॉइंट आउट हो जाते हैं ऑनलाइन में एज कंपेयर टू ऑनलाइन। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बस लोग फिज़िकल आ सकें। मेरी बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि लोग फिज़िकल पढ़ें। मैं आपको बता रहा हूँ, फिज़िकल जब ख़त्म हुआ तो एक बैच हम 100 बच्चों का पढ़ा रहे थे और एक 70 बच्चों का पढ़ा रहे थे। उस सेशन में ऑनलाइन फ़िज़िकल मिला के मैं 650 लोगों को लॉ पढ़ा रहा था। मतलब एक टाइम था कि मैं कंपेयर करता था, आई कैप में इतने पास हुए, मेरे इतने पास हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता लोग ऑनलाइन की तरफ जाना शुरू हो गए, हम भी फिज़िकल से पीछे बैकआउट करते गए। अब हम ऑनलाइन में उनको फ़ाइन ट्यून खूबसूरत सा लेक्चर बना के भी दे देना तो उनको होता है कि नहीं, अगर क्लास चल रही होगी ना तो वो जो सर कराएंगे वो कमाल होगा। तो इसलिए हमारी जो टीम है उसकी भरपूर फरमाइश पे उन्होंने कहा सर एक दफ़ा फ़िज़िकल ज़रूर कराना है। तो फिज़िकली एक दफ़ा मैं चलते फिरते वही वाला कंटेंट पढ़ाऊँगा जो कि ज़ाहिर है वो वही है, उसमें जो अपडेट्स थी मैंने अपडेट सारी की सारी कर दी हैं, तो वो कर रहा, लेकिन शायद उससे ये जो क्लास वाली कैमरा रिकॉर्डिंग है ये डेवलप हो जिससे लोगों को एक फ़ील आए कि हम टीचर के साथ कनेक्टेड है। आपने बिल्कुल सही कहा, फ़िज़िकल में सवाल जवाब बड़े अच्छे हो सकते हैं, लेकिन वो लोग करते हैं जो आएँ। अभी आप आगे देखेंगे कि ये क्लास भी आहिस्ता से ठंडी होकर रिकॉर्डेड पे शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। प्रॉब्लम ये है। तो मैं ये कहता हूँ कि जब लोगों ने सुनना ही रिकॉर्डेड है तो हम इतना बखेड़ा क्यों करें कि हम 2 घंटे की क्लास करें जिसमें कुछ बच्चों के गलत सवाल भी हों, मैं फिर पिछले दिन के बारे में पूछूं, कभी मज़हब के बारे में डिस्कशन हो रही है, कभी सियासत पे डिस्कशन हो रही है, मुल्क में क्या चल रहा है, फ़लाना क्या है, और इंतहाई गैर ज़रूरी इतनी सारी बातें रिकॉर्डिंग वालों तक पहुँच रही हैं और वो बेचारे आगे कर करके सोच रहे हो कि काम की बात कहाँ है।
तो वाई नॉट कि मैं उस 2 घंटे के बजाय 40 मिनट्स एक कमरे में बैठूं, पीछे ग्रीन स्क्रीन लगाऊं, खूबसूरत तरीके से उसको फाइन ट्यून एडिटेड वर्जन सुथरा लोगों को 40 मिनट पढ़ना पड़े। बट लोगों ने उस आइडिया को उठा के कचरे में फेंक दिया। मैं कहा नहीं, वो आउटडेटेड है, क्योंकि सर ने गर्मियों के लेक्चर में कोड बना हुआ है। बात बिल्कुल सही है, यानी कि वो कह रहे हैं कि ये तो अपडेटेड है ही नहीं, ये तो सर ने नए नहीं रिकॉर्ड कराए। अब अगर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन में चेंज नहीं आया, अगर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स अगर अभी भी 3 ही हैं, तो मैं इस दफ़ा कोड हटा के भी वही बात कर रहा हूँगा। लेकिन एक ऑब्वियसली देखें, कंज्यूमर प्रेफरेंस होती है, हमने उसका एहतराम करना होता है, तो उसका एहतराम करते हुए फिर हमने एक बोल्ड डिसीजन लिया है कि वी आर गोइंग फिजिकल फॉर ऑल द बैचेस। ऊपर से इधर से डिसीजन लिया, इधर से कॉलेज वाला मामला हो गया। पिछली जगह पे चलते हुए कर देते तो वो हल्का सा लोड ऐड होता। इस वक्त एंटरप्रेन्योरल इतने सारे पंगे हैं और साथ में ये क्लासें भी, तो वो फिर जो है ना क्या कहते हैं, जब मुश्किलात आती हैं तो फिर इकट्ठी आती हैं। तो मैंने सोच लिया, घर वालों से कह दिया है कि ये 6 महीने जो है ना मैंने सर पे कफन बांधा हुआ है, मुझे नहीं छेड़ना। तो बस अब आप लोगों के लिए रातों में बैठ के लेटेस्ट स्लाइड्स बनेंगी, लेटेस्ट किताब से वही पुराना कंटेंट उठा के लेटेस्ट तरीके से उसकी स्लाइड बना के उसको लेटेस्ट तरीके से प्रेजेंट करेंगे। तो शायद लोगों को ये उम्मीद डेवलप हो जाए कि भाई ये आउटडेटेड नहीं है। तो खैर, अंडरस्टैंडिंग स्टेप 1 कहाँ से आएगी? फिज़िकल क्लास अटेंड करने से। अब ये ऑनलाइन वाले कहेंगे जी फिर हमें क्यों बेचा आपने? नहीं, आगे ये भी लिखा हुआ है वॉचिंग रिकॉर्डिंग ऑफ एक्चुअल फिजिकल क्लास। ठीक है, तो असल फिजिकल क्लास की आप जब रिकॉर्डिंग ले रहे होंगे तो आपको भी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, और ये लोग साथ साथ सवाल पूछ रहे होंगे तो इनको भी थोड़ी बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। तो स्टेप 1 मैं डिस्कस क्या कर रहा हूँ, ओपन बुक को कैसे हैंडल करना है। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना कि लॉ ओपन बुक हो गया और ICAP बहुत ही वैशी हो गया है, अब क्या करें? अप्रोच है, स्टेप 1 आपने समझना है, क्लास में समझना है, उन टीचर से समझना है जो सब्जेक्ट पे कमांड रखते हैं। समझने के बाद आप इस पोजीशन में होंगे कि अब आपको पेपर में सवाल आए तो आपका कम से कम दिमाग काम करता हो। पहला काम अंडरस्टैंडिंग, अगला माइंड मैप। मैंने क्लास में कराया, क्लास में यहाँ स्लाइड्स चल रही हैं, स्लाइड्स पे आपको सारा कुछ बताया। क्लास के अंदर आप बैठे थे, मैंने जनाब यहाँ पे करतब दिखाए बहुत सारे, और मैंने कहा ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, और ये ऐसे, और यहाँ आपने दिखाया, आपने कहा अरे वाह यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, सारा कुछ है, सब कुछ दिमाग में आ गया। फॉर एग्जांपल मैंने बता दिया कि मेमोरेंडम चेंज करने का 2 तरह के मेमोरेंडम के कंटेंट होते हैं। ये कंटेंट चेंज करने के ये 6 स्टेप हैं, और ये कंटेंट चेंज करने के ये 4 स्टेप हैं, और वो 4 स्टेप मैंने यहाँ दिखा भी दिए, आपके जहन में भी आ गए, लॉजिक भी क्लियर हो गई, और घर गए और 2 दिन बाद भूल गए। अब ऐसा नहीं होना। आपको जो पढ़ाया वो स्लाइड से पढ़ाया, स्लाइड्स में क्या है जो किताब से लिए, और किताब कौन सी है जो आपके पास है, यानी इधर जो पढ़ा रहा हूँ आपके हाथ में वो किताब में होगा। दिस इज़ माइंड मैप, कि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ आप साथ साथ अपने पास ही किताब पे उसको हाईलाइट, अंडरलाइन, गुलदारा वो करते जा रहे हैं। ये मैं अभी अपनी किताब की बात बता रहा हूँ, बेड लॉ की नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। मैंने समझाया, और जो समझाया, जिन स्लाइड से समझाया, आपने उन स्लाइडों पर निशान लगा लिए, घर चले गए, खाना शाना खाया और काम किए। सोने से 15 मिनट पहले सिर्फ आज क्लास में जो मैंने पढ़ाया था मुझे याद किए बगैर अपनी किताब के वो 2, 2.5, 3 सफ़े खोल के तेज़ी से देख लिए, हाँ ये वाली बातें हुई थी। याद तो करना कुछ नहीं है, ओपन बुक है। कम से कम क्लास में हवा में हुई हुई बातें आपके पास एक कागज़ के अंदर चस्पा हो गई। अब आप वो 3 सफ़े जब निकालेंगे आपको लेक्चर याद आएगा, क्योंकि उन 3 सफ़ों पे आपने डिफरेंट तरह के निशान लगा के अपनी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली। मुझे याद है कि मुझे कई दफ़ा घर जाके भूल जाता था कि क्लास में टीचर ने क्या कराया, तो मैं अपना रजिस्टर खोलता था, एक जगह कुछ गिची मिची से मैंने कुछ लिखा होता था, उससे मुझे टीचर की चेहरा याद आ जाता था। तो आपने लेक्चर के दौरान साथ साथ चीज़ों को हाईलाइट, अंडरलाइन, और मैं बहुत सारी मदद आपको कर रहा हूँ। मैं पहले से ही आपको बताया ना कि क्लास 2 घंटे की हो, लेकिन मैं क्लास से पहले 3 घंटे स्लाइड्स पे काम करके बैठा हुआ हूँगा। सारा का सारा कंटेंट स्लाइड पे, और स्लाइड्स के अंदर हाँ कुछ बहुत ही ज़्यादा फजूल कंटेंट होगा तो मैं आपको कह दूंगा कि ये बड़े रेपिटेटिव डिस्कशन है, इसको तेज़ी से गुजारते हैं। तो माइंड मैप में कॉर्पोरेट लॉ मेड इजी आपके पास किताब मौजूद होगी, वीडियो लेक्चर्स के हैंडआउट्स होंगे, आप एक माइंड मैप बना लेंगे रिक्वायरमेंट का, आप तेज़ी से उसे पढ़ लेंगे, और घर जाके सोने से पहले एक दफ़ा देख लिया। क्लास आपके जहन और आपकी किताब पे आ गई। अब क्लास फिज़िकल क्लास डिपेंडेंट आप नहीं रहे, अब आप उस किताब पे डिपेंडेंट हो गए। सोर्स बुक नहीं, बेयर लॉ नहीं, मेरी किताब। अगला स्टेप क्या है? स्किम करना है।
हर दिन तो घर जाके आपने पढ़ लिया, आप इजी हैं। वीकेंड आया तो कुछ 10 सफ़े हैं जो आप पढ़ के बैठे हुए हैं। वीक के दौरान आपने कुछ 10 सफ़े पढ़े जो मैंने हाईलाइट कराए थे, या 15 सफ़े आपने पढ़े। वीकेंड पे एक दफ़ा दोबारा से वो 15 सफ़े देखे और तेज़ी से, हाँ ठीक है ये मुझे आता था, ये मुझे आता था, देख लिया। अब आपने बेल्ड ओपन करना है। मैंने रेफरेंस दिया हुआ होगा अपने नोट्स में कि ये सेक्शन 6 चल रहा है, सेक्शन 7 चल रहा है, सेक्शन 8 चल रहा है। हर सेक्शन के आगे ब्रैकेट में लिखा होगा कि वो कौन सी चीज़ है। बेयर लॉ उठाना है और उसकी लैंग्वेज में फंसे बगैर सिर्फ उनको तेज़ी से देख लेना है। फॉर एग्जांपल एक जगह लिखा हुआ था कि मैंने अपने नोट्स में बताया था मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कंपनी के होते हैं 3, और अगर ये मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से नीचे कंपनी चली जाए तो ये लोग 180 डेज़ के बाद पर्सनली लायबल होते हैं। मैंने लिखा हुआ ये 3 लाइंस में। जब आप बेयर लॉ में गए तो वहाँ पे स्टार्ट हुआ नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग एंड सेव एज प्रोवाइडेड इन प्रोवाइजो 2 टू द फलाना सेक्शन के सब सेक्शन का फलाना, हेयर बाय फलाना, ऐसे करके ये करके मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 3 होते हैं। आपको पता लग गया कि ये ऊपर सारा रॉन्ग नंबर था। उन्होंने अपनी कानूनी मसले बताए हुए ना कि उसको उस देर के लिए खामोश रख दो, वो ऐसे है वो ऐसे है, ये मतलब की बात है। आपने अरे वाह आब्दी साहब ने ये बताया था, हाईलाइट कर लिया। तो अब क्या होगा, अब आपको वो पढ़ने पे भी दिक्कत नहीं होगी। आप तेज़ी से देख रहे होंगे, फालतू सी बातों को इग्नोर करते हुए काम की बातें जो नोट्स में थी वो आपने उधर ढूंढी और रंग बिरंगा कर लिया। रंग बिरंगा करने के स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं। आप डिफरेंट कलर्स यूज़ कर सकते हैं। जहाँ डेज लिखे हुए हैं उसका रंग अलग हो सकता है कि ब्लू कलर वहाँ आएगा जहाँ दिन लिखे हुए हैं। जहाँ रिक्वायरमेंट दी हुई है अप्लाई कर दो, फॉरवर्ड कर दो, ऐसे कर दो, जमा करा दो, वापस ले लो, बुला लो, ये कर दो, आपने फॉर एग्जांपल पर्पल से कर लिया। जहाँ एक्सेप्शंस दी हुई हैं, आपको पता है ओपन बुक एग्जाम में आईकैप सीधी बात से ज़्यादा एक्सेप्शन पूछेगा, उसको लाल से हाईलाइट कर लिया। तो आपने क्या करना है, इस टाइम पे आप पढ़ नहीं रहे नया, पढ़ तो आपने यहाँ लिया, समझ लिया, तेज़ी से किताब देख ली, अब आप सिर्फ अपना बेयर लॉ पकड़ के उसको रंग बिरंगा कर रहे हैं। ये वीकेंड पे एक एक्टिविटी है जिसमें आप आलती पालती मार के बैठे, गोद में आपने बेयर लॉ रखा, सामने मेरी किताब रखी और 2-1 घंटे में अपने बेयर लॉ को रंग बिरंगा कर लिया। उसके बाद बेयर लॉ बंद किया, साइड पे किया, आपका उस हफ्ते का टारगेट पूरा। यानी हफ्ते में आपने 3 दिन 15-15 मिनट सोने से पहले मेरी किताब देखनी है और 1 दिन 2 घंटे के लिए अपनी लाल बुक को, अपनी बेयर लॉ की किताब को रंग बिरंगा कर लेना है। और शायद बड़ा कम पढ़ के करना है, गहराई में पढ़ के नहीं करना, सरसरी सा पढ़ना है, स्किम करते हुए हाईलाइट कर लेना है। अब हुआ क्या, पहले मेरा लेक्चर गया था मेरी किताब पे, आपके दिमाग में। अब आपका दिमाग और आपके पास रखी हुई मेरी किताब से आपने वो सारी चीज़ें उठ के शिफ्ट कर दी हैं बेयर लॉ पे। अब बेयर लॉ जब खोलेंगे उतना हिस्सा रंग बिरंगा हुआ है। अब बेयर लॉ जब भी किसी जगह खोलना है तो आपने सिर्फ वो पढ़ना है जो हाईलाइटेड है। अब आपको गैर ज़रूरी बात पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरी किताब से भी आज़ाद, लेक्चर से भी आज़ाद, आपका बेयर लॉ रंग बिरंगा हो चुका है, जिसमें आपने ग्रिड्स बनाई हुई हैं। आपको हर रंग से फ़ौरन से पहचान हो जाती है कि यहाँ क्या बात है। अब आपकी दोस्ती हो गई है उससे। यानी कि यहाँ पे एक स्टेप है कि आपने एक एफिलिएशन डेवलप करनी है, आपने चीज़ों को देखना है। हाईलाइट कर लिया, मार्क कर लिया, देन बेयर लॉ यील्ड, रेलिवेंट सेक्शंस की वीडियो। कुछ सेक्शंस हैं जो ट्रिकी हैं, कुछ सेक्शन हैं जो मुश्किल होंगे। फिजिकल में हमारी कोशिश होगी आप घर जाके पढ़ें, तो हो सकता है किसी जगह किसी सेक्शन की लैंग्वेज ने आपको बहुत उलझाया हो। आप मुझे बताएंगे सर ये सेक्शन मैं उलझ गया, मैं कहूँगा अच्छा यहाँ किताब रखी होगी, मैं खोलूँगा, हाँ जी बताएं ये सेक्शन था, ये ऐसे था, ये यूँ कह रहा था। सेव एज को जब इसके साथ जोड़ें और नॉट विथस्टैंडिंग को इसके साथ जोड़ें तो इसका ये कंबाइंड मतलब निकलता है। मैं उसकी कानूनी इंटरप्रिटेशन करके आपको हेल्प कर रहा हूँ। अब ऐसे में अगर हमारे पास कम टाइम भी हुआ तो कोई मसला नहीं, जो चैप्टर ख़त्म होगा मैं, अगर आप ऑनलाइन वाले मोड में भी हैं तो मैं ऑनलाइन में एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा कि इस वीक की बेयर लॉ की डिस्कशन। मेरे पास कुछ 200 के करीब छोटी छोटी वीडियोज़ हैं जो ट्रिकी, टेक्निकल, मुश्किल सेक्शंस के मैंने तबसरे पे बनाई हुई हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं तो हैरान होता था कि मैं ऑनलाइन में डबल काम कर रहा था और लोग कहते नहीं वो आउटडेटेड है, पुराना कंटेंट है। और असल में उस ऑनलाइन के बाद मेरा भी फियर बढ़ गया। मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं फिज़िकली में सारा सिलेबस अब नहीं ख़त्म करा सकता। करा दूं तो मैं सारे बेयर लॉ की डिस्कशन नहीं कर सकता। अब मैं वहाँ ऑनलाइन वाले कंटेंट से मदद लूँगा कि वो कुछ फ़ोल्डर्स बना के उसमें वो कुछ टिपिकल सवाल होंगे,
अगर आप लोगों की एक्सेस नहीं होगी, आप में से कुछ फिजिकल भी होंगे तो कोई मसला नहीं, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा, मैं वहाँ पे ये जी 7 वीडियोस आ गई, इस हफ्ते हमने जितना पढ़ा उसमें ये बेयर लॉ की डिस्कशन के, या इस चैप्टर एक चैप्टर पूरा ख़त्म हो गया तो मैं उसके बाद कहूँगा इस चैप्टर के अंदर जो टेक्निकल सेक्शंस की डिस्कशन है ये उसकी 21 वीडियोज़ हैं, ये उसकी 11 वीडियोज़ हैं, ये उसकी 15 वीडियोज़ हैं, छोटी छोटी सी एक 1.5 2 2 3 मिनट की वीडियो होगी जिसमें मैंने उसके ऊपर तबसरा किया होगा, वो वीडियो हम व्हाट्सएप में डाल देंगे, तो उससे ज़िंदगी आसान हो जाएगी। उसको हम कहते हैं बेयर लॉ यील्ड, रेलेवेंट सेक्शन की वीडियोस जिसके ऊपर बात हुई हुई है। फिजिकल क्लास में आपने पूछना है, जो कन्फ्यूजन हो आपने आना है पूछना है। जो ऑनलाइन वाले हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में सवाल थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, जवाब आता है, फिर सवाल करने वाला भूल चुका होता है सवाल क्या था, जवाब 2 दफ़ा आ जाता है, फिर एक सवाल 5वीं दफ़ा 2 दिन में रिपीट हो रहा होता है, टीचर उलझ जाता है, इतने सारे मसले वहाँ चल रहे होते हैं। फिजिकल क्लास में ये मसले नहीं होंगे, बट रिकॉर्डेड उसमें ये चल रहे होंगे। तो इससे पहले कि आप सवाल पूछें आपने अगले दिन की रिकॉर्डिंग्स देख लेनी है, क्योंकि हर अगले दिन पहले पिछले दिन के सवाल जवाब ख़त्म होंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, वरना हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आप फिज़िकल लोग जो सवाल पूछ रहे हैं आपका अपना फ़ायदा भी होगा, और साथ में इन रिकॉर्डिंग वालों का भी फ़ायदा होगा कि ये उस क्लास से मैक्सिमम चीज़ें हासिल कर लेंगे। तो जब सारी चीज़ें क्लास में मैक्सिमम सवाल जवाब हो गए, एंड मैंने वो अलग वीडियोस इनके, ये तो हैं ही ऑनलाइन, इनके तो पोर्टल पे तो मैं अन्य वीडियोस डाल सकता हूँ, तो इनके पास वीडियोस ही वीडियोस आई हुई हों, सारा डाटा मौजूद हो, तो फिर उसके बाद इनके सवाल थोड़े कम हो जाएंगे। तो हो सकता है पूरे हफ्ते में कोई 8-10 सवाल हों और वो सवाल वहाँ मौजूद हों, मैं भी मौजूद हूँ, सीनियर टीम मेम्बर्स भी मौजूद हों, हम जवाब दे रहे हों और चीज़ें चलती रहें। तो आप लोगों को व्हाट्सएप में थोड़ा सा स्लो मोड में जवाब मिल जाएंगे, सामने वालों को फ़ौरन मिल जाएंगे, और सामने वालों ने हो सकता है वो सवाल किया हो जो आपकी ख्वाहिश थी, तो मैं सामने वालों का सवाल रिपीट कर दिया करूँगा, या एक आध दिन बाद वीडियो को देख के ज़रा अंदाज़ा लगाऊंगा कि आपके पूछे हुए सवाल वीडियो में सुनाई देते हैं या नहीं, क्योंकि मेरे साथ तो माइक लगा हुआ है, कहाँ है ये रहा माइक लगा हुआ है, तो मेरा इनपुट डायरेक्ट जा रहा है, आपका इनपुट थोड़ा सा दूर से जा रहा है। जो भी कन्फ्यूजन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है पढ़ते हुए, लिंकिंग में, मैपिंग में, किसको किसके साथ जोड़ना है, क्यों जोड़ना है, आपने क्लास में पूछना है। एक एफिलिएशन डेवलप करनी है आपने लॉस के साथ। जब आप लॉ की किताब उठा के देखें तो आपको एलियन ना लगे। मैं ऑडिट में एक सेशन करता था कि हम 3-4 जब स्टैंडर्ड्स को डिस्कस करते थे तो मैं लोगों से कहता था अब हम स्टैंडर्ड के पैरास पे जो प्रॉब्लम है उस पर डिस्कस करेंगे। तो लोग वीकेंड पे स्टैंडर्ड के पैराग्राफ पढ़ के आते थे, अगले दिन क्लास में स्टैंडर्ड लेके आते थे। अब अचानक से होता था हाँ सर पैरा नंबर 26 में मसला आया है, तो मैं पैरा 26 को सामने स्क्रीन पे खोलता था, मैं एक्सप्लेन कर रहा होता था, तो सामने ना एक बच्चा बैठा हुआ अपनी किताब में ना फुट्टे से वो सफ़ों के दरमियान जो वो चिपका हुआ होता है ना उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा होता था। तो समझ आ जाता था कि ये भाई साहब आज ज़िंदगी में पहली दफ़ा तो सफ़े को खोल रहे हैं, तो इसने कब तो पढ़ा होगा उसे। तो ये हरकत नहीं होनी चाहिए, आपको एलियन ना लगे, मतलब इट शुड नॉट लुक एलियन व्हेन रीडिंग नेक्स्ट टाइम। आपने पिछली दफ़ा पढ़ा और कुछ सफ़े चिपके हुए थे, आपने कहा चिपका हुआ अब इसको कौन खोले, सफ़े को आप आगे गुजार दिए, कुछ और पढ़ा और आगे निकल गए। जब आप पढ़ के निकल गए और अपना निशान नहीं छोड़ा ना, तो अगली दफ़ा भी वो आपको बिल्कुल फ्रेश ही लगेगा। ऐसा लगेगा कि ये तो मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा पढ़ रहा हूँ, ये जो अभी चीज़ अचानक से मेरे सामने आ गई। तो एलियन नहीं लगना चाहिए, आपने उसको रंग बरंगा किया हुआ हो, आपने उसको मार्क किया हुआ हो। ये इतनी सारी चीज़ें जो हम कर रहे थे और आप घबरा गए हों कि पता नहीं हम इसको कहाँ देखें, तो मेरे पास कुछ हैंडआउट्स भी हैं जिसमें ये सारी चीज़ें आ रही हैं। मैंने कहा ऐसा ना हो कि आप क्लास से निकलें और आप लोगों के पास हैंडआउट्स ना हो, देखेंगे अगर आगे तक दे दें एक एक हैंडआउट लेके, एक फ़ायदा होगा, आप फ़ौरन से देख लेंगे आखिरी दफ़ा कब है कब जान छोड़ेंगे सर हमारी। फाइनली वीकली टेस्टिंग, बड़ी अच्छी तैयारी के बाद होता ये है कि आपकी रिटर्न असेसमेंट के लिए हम लोग एक सेपरेट पोर्टल शुरू करते हैं वीकली टेस्टिंग का। पहले हम फाइनल के बच्चों से कहते थे आप वीकली टेस्ट दो साथ, तो वो कहते हैं सर मेरा तो 1.5 साल बाद पेपर है, मैं तो अभी बस पढ़ रहा हूँ, तैयारी तो मैंने अगली दफ़ा करनी है। और जब अगली दफ़ा उसने तैयारी करनी है तो क्लासों में नहीं आता था। तो फिर हमने किया ये कि हमने टेस्टों को क्लास से सेपरेट कर दिया। क्लास अपने मिजाज पे चलती जा रही है। फरवरी के 2nd वीक में और इसी तरह से अगस्त के 2nd वीक में हम टेस्टिंग शुरू कर देते हैं। उस वक्त तक रिज़ल्ट भी आ चुका होता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका पेपर रह गया होता है, तो वो कहते हैं अगली दफ़ा मैं सिर्फ टेस्ट दूंगा। उनके लिए हम 8-10 के करीब टेस्ट बनाते हैं, जिसमें एक मिड टर्म भी होता है, एक मॉक भी होता है। हर 2 हफ्ते बाद एक 51 नंबर का टेस्ट आ जाता है। वो एक्टिविटी अलग से चार्ज होती है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल सन 2010 में हम लोग 2000 रुपये लेते थे उन टेस्टों का, तो आज 13 साल बाद
इन्फ्लेशन को जहन में रखते हुए और डिस्काउंट को जहन में रखते हुए हम अभी भी 2000 पे खड़े हैं, ठीक। अब पहले उसमें 2 बंदे होते थे, अब टेस्टिंग के अंदर हमारी तकरीबन 32 बंदों की टीम है, जिसमें कम से कम 5 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, 11 फाइनलिस्ट हैं और बाकी कुछ और लोग हैं जो फाइनलिस्ट नहीं हैं लेकिन कैफ से निकले हुए हैं, अभी उनके फाइनल के पेपर नहीं हैं लेकिन वो CFAP के अंदर आने की कोशिश में। एक बड़ी कम्प्रीहेंसिव टीम है। तो हम लोग लास्ट टाइम हमने कैफ में 7,500 लोगों को टेस्टिंग सेल की है, ये हमारी एक प्रोडक्ट है टेस्टिंग। तो इसी तरह से एक वेबसाइट है test.canotes.net, उस वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्टिंग होती है और हम फिज़िकली अपने कॉलेज SBI में उसका एक फ़िज़िकल वर्जन कर रहे होंगे। हर अल्टरनेट वीकेंड पे आपके पास एक टेस्ट की ऑप्शन होगी, आप फिज़िकली आके कॉलेज में बैठ के देख सकते हैं, आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन देख के अपनी तस्वीरें भी अपलोड कर सकते हैं। अब ये सब पे वाजिब नहीं है, आप सबको धक्के से उस टेस्टिंग में कोई नहीं शामिल करेगा। जो आप में से चाहेगा कि जी मैं इस वक्त मैंने 6 महीने बाद इम्तिहान देना है या मैं साथ साथ अपनी रिटन प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, वो उस टेस्टिंग में ऐड हो जाएगा। चूँकि आप क्लास में ऑलरेडी एनरोल हुए हुए हैं तो आपको वो 1000 में वो वाली एडिशनल टेस्टिंग मिल जाएगी। इससे ज़्यादा तो हमारा सफ़ा और हमारी चेकिंग के ऊपर लग जाएगा। तो वो वीकली टेस्टिंग उनके लिए है जो साथ में पेपर देना चाहते हो। तो ये एक आखिरी स्टेप है जो ऑप्शनल स्टेप है। तो इन सारी चीज़ों से जब आप गो थ्रू होंगे तो फिर चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो फाइनल कंक्लूजन रिकमेंडेशन क्या है? क्रैमिंग नहीं करनी। जब आप अच्छे टेक्निकल तरीके से पढ़ रहे हैं तो रट्टा नहीं मारना। और कितना रट्टा मार लेंगे? 800,000 सफ़े की इतनी मोटी किताब को रट्टा, और वो भी इतनी गंदी लैंग्वेज, इतनी मुश्किल लैंग्वेज। टेस्टिंग पे फोकस अच्छा होना चाहिए। आपको जो किताब मिलेगी ना उसमें 2 वॉल्यूम है। सेकंड वॉल्यूम में आपको हर चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे जिसके सॉल्यूशंस भी दिए हुए होंगे। आपको ये सारे मैप मिलेंगे, कौन सी चीज़ को किसके साथ जोड़ के पढ़ना है। यानी कि सेकंड वॉल्यूम का नाम ही ओपन बुक टूल किट है कि ओपन बुक से लड़ने के लिए वो किताब आपको हेल्प करेगी। और जो वॉल्यूम 1 है उसमें सिर्फ नोट्स होंगे, वो नोट जो कि आपके काम आ रहे होंगे। तो शायद वॉल्यूम 2 आपने साइड पे रख देना है। वॉल्यूम 1 आपके पास क्लास में मौजूद होना चाहिए। वॉल्यूम 2 की आपको ज़रूरत शायद 1 महीने बाद पड़े या शायद 2-3 हफ्ते बाद जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करना चाहें तो उस वक्त पढ़ सकती है ज़रूरत। मोर माइंड मैपिंग स्किल्स चाहिए। अब रट्टे की स्किल कम और मैप वाली स्किल ज़्यादा। जैसे आपने कहा कि कैसे याद रहेगा, अब इंशाल्लाह याद रहेगा। आज मैंने एक तजर्बा कर लिया और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, तो इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा आगे बढ़ते जाएंगे, मैप बेहतर होगा। और जब दोबारा रिवाइज़ करेंगे, दोबारा से इन चीज़ों को देखेंगे तो हेल्प मिलेगी। और मैं तो यहाँ पे हूँ, मुझे आपने कहना सर जी इस चीज़ का मैप नहीं समझ आ रहा, मैं दोबारा से स्क्रीन पे उसका मैप बनाने की कोशिश करूँगा। रेफरेंस बुक का कॉन्सेप्ट अब ज़रूरी है। अब बेयर लॉ काफ़ी नहीं है, अब आपको रेफरेंस बुक है, ऐसी बुक जिसमें आसान भाषा में बुलेट्स में लिखा हुआ हो। वो चूँकि मेरी अपनी किताब है और वो आपको साथ में मिल रही है फ्री, तो इसलिए मुझे इस वक्त बुरा नहीं लगेगा कि मैं अपनी किताब की तारीफ़ करूं तो आप कहें लो जी लेक्चर पढ़ाते पढ़ाते किताब भी बेच दी। वो बेचारी किताब है ही 1000-1200 की किताब है, 2 इतनी मोटी मोटी किताबें जोड़ के वो वैसे ही जो है, मतलब इस टाइम पे तो हम तकरीबन खिदमत ही कर रहे हैं। और ऊपर से उसमें भी अगर कोई खुदा ना खास्ता प्रॉफिट होता है तो पब्लिशर भाई ले जाते हैं। हम तो पब्लिशर से अपनी किताब भी ख़रीद के लेते हैं और जितने की मिलती है उतने की बच्चों को दे देते हैं। तो खैर हम जहाँ से कमाना होगा वहाँ से कमाएँगे, किताबों से नहीं कमाना। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद एहतसाबी बड़ी ज़रूरी है। आपको बताओ कि यस मतलब मैंने करना है, अपने साथ इंसाफ करना है। मार्किंग और हाईलाइटिंग लॉस की ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। क्लासेस लेना अब रिकमेंडेड है। नॉर्मली एक टीचर क्लास में अगर खड़ा होकर कहे कि क्लास लिए बगैर गुजारा नहीं है तो इस स्टेटमेंट को कमर्शियल स्टेटमेंट डिक्लेयर किया जा सकता है बड़े आराम से। बच्चे तो फ़ौरन से लेबल लगा देते हैं कमर्शियल आदमी और फलाना इस तरह से करके। ओपन बुक होने से पहले 2018 या उससे पहले मेरी क्लासेस में पहला जुमला ये लिखा होता था कि क्लासेस लेना बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है। सबसे पहली बात मैं उनसे कहता था कि ये भाई रट्टे वाला सब्जेक्ट है, आप किताब उठाओ याद करो, क्लासेस से आपकी तैयारी क्विक हो जाएगी। लेकिन क्लासेस लिए बगैर अगर आप पेपर दे रहे हैं तो ये नहीं सोचना कि जी मैं मर जाऊँगा। उस वक्त रट्टे वाला पेपर होता था। बट अब मैं ये लिखना शुरू हो गया हूँ कि क्लासेस लेना हाईली रिकमेंडेड है। क्लास प्रॉपर तरीके से ली जाए सही से, तो फिर ये देखें अभी तक वही ऑनलाइन लाइव वाला वो चल रहा है, टाइप योर क्वेश्चन इन क्वेश्चन टैब, नहीं स्पीक योर क्वेश्चन ऑन द ओपन एनवायरनमेंट, ओपन एयर, और इस तरह से करके। तो कोई सवाल कोई कन्फ्यूजन, एक बात आपको समझ आ गई है। क्लास शुरू में मैं तकरीबन 5-6 मिनट गुजारे कि चलो हमारे पास ज़रा थोड़े से कोई 2-3 लोग इकट्ठे हो जाएं।
फिर लोग थोड़े से और आए और हमारे पास अब क्लास में अच्छी खासी तादाद में जो है वो लोग मौजूद हैं। तो उसके बाद बीच में और बातें भी हुई। घड़ी अगर आप देखें तो 10 अभी भी नहीं बजे, 10:15 तक क्लास का टाइम है। तो सोचें कितना पढ़ सकते हैं हम, आग लगा देंगे। बीच में ब्रेक कर लिया करेंगे, थोड़ा सा आप चाय शाय वगैरह पी लें, इंशाल्लाह जल्द ही यहाँ कोई कैंटीन वगैरह का भी कुछ सिलसिला वगैरह शुरू हो जाएगा। अभी तो जो है वो हमने सेशन शुरू करना था मार्च एंड पे कैफ़ का, तो फाइनल का तो बोनस में शुरू कर लिया कि अब यहाँ मौजूद हैं तो जो दिन में 3 अलग अलग बिल्डिंगों में चक्कर लगाना है, कम से कम एक बिल्डिंग में तो रहें। तो इसलिए अभी ज़रा थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होगा, और फिर जो है वो इसमें दरमियान में चाय शाय वगैरह जो है वो उससे आप लोग थोड़े से एक्टिव भी रहेंगे। हो सकता है एक टाइम ऐसा है कि मुश्किल से 1-2 बच्चे आ रहे हो तो उन्हें मोटिवेट करने के लिए मुझे ही शायद चाय पिलानी पड़ रही हो कि भैया चाय मैं चाय पिलाऊंगा, फिर तो आएंगे ना आप लोग। हाँ 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 सर, चाय पिलाएंगे तो मैं ज़रूर आऊँगा जी। ऑडिट में आपकी चाय पक्की हो गई, ठीक है जी। तो वो ऐसे ही है कि ऑडिट में तो बिल्कुल ही सुकून चल रहा था। अच्छा, लॉ तो और गरीब सब्जेक्ट है ना, ऑडिट फिर थोड़ा सा बिगनर वो है। तो मैं सोच रहा था कि लॉ में मैं होऊंगा और कैमरा मैन होंगे, और मतलब मैं उनकी तरफ देख के बातें कर रहा हूँगा, तो फिर भी आप लोग जो है वो आ गए तो जो है ना चाहिए पूछने आए हो कि जी SPM की क्लास कितने बजे है। पता लगे किसी और क्लास में आए हो, इतनी देर से सोच रहे हो कि शायद SPM में ये सब कुछ होता हो। तो ये हमारा पैटर्न है, कोई सवाल कोई कन्फ्यूजन किसी किस्म की। सर जो आपकी बुक है मेरी जी जी, उसी का रट्टा लगा तो अगेन एक स्टूडेंट अगर मुझे ये कह देता है कि सर मैं रट्टे में बहुत तूफानी हूँ, तो फिर ये सब जो हमने बात की है सब फजूल है, सबकी सब फजूल है। किताब उठाए और रट्टा मार जाए। लेकिन किताब बड़ी है, मतलब मुझे कोई कमती लॉ में ये कहे तो मैं उसे कहता हूँ भाई तुमने दिमाग तो लड़ाना नहीं है, रट्टा मार लो। 80 सफ़े की किताब होती है, 70 सफ़े की किताब होती है। यहाँ किताब का मतलब है कि मेरे नोट्स भी बारीक फॉन्ट में 550 सफ़े है। तो अगर एक स्टूडेंट कहता है कि आई एम वेरी गुड एट क्रैमिंग, तो फिर उसको ये ओपन बुक और ये सारी साइंस सोचनी नहीं है। ये सारी साइंसें उनके लिए जो इतने बड़े सिलेबस को रट्टा नहीं मार सकते। जिसका रट्टा अच्छा है और इस लेवल का अच्छा है, एक कंपनी लॉ का रट्टे से अगर आपको लग रहा है कि रट्टा अच्छा है तो वो बहुत हल्का रट्टा था। ये उससे कम 10 गुना बड़ा पेपर है, कम से कम। तो अगर रट्टा अच्छा है आप में से किसी का, ये ऑनलाइन वालों के लिए भी, अगर आप में से किसी को लगता है कि क्रैमिंग उसकी कोर स्किल है, तो बस फिर उसको ये बाकी वैरायटियों की तरफ नहीं जाना। जब उसने क्रैम किया हुआ होगा तो फिर पेपर में ना उसने किताब खोलनी है ना कुछ और, उन्होंने पूछा होना है कि अच्छा बताओ ये काम कैसे होता है, आपने अपने रट्टे की मदद से 4-5 जगह से अलग अलग लाइनें लिख के पूरी कर देनी है। इस पेपर में टाइम मैनेजमेंट भी इशू होता है, रट्टे वाले को वो इशू नहीं होता। वो इशू उसको होता है जो उस टाइम पे पेपर में किताब खोल के चीज़ों को मैच कर रहा होता है। पेपर में सवाल आए तो सवाल देख के किताब खोल के जवाब ढूंढा तो गलत, सवाल आया सवाल को देख के जवाब दिमाग में बना और कंफर्म करने के लिए किताब खोला, ये सही है। सर आंसर सेल्फ राइटिंग कैसे करना? आंसर सेल्फ राइटिंग, प्योर अपनी इंग्लिश इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने शुरू में एक बात की थी कि एक फोबिया होता है लोगों को कि लीगल लैंग्वेज लिखनी है लॉ में। बेतहाशा एग्जामिनर कमेंट में आई कि अपने कहा है कि हम हरगिज़ एक्सपेक्ट नहीं करते लीगल लैंग्वेज, लोग लीगल लैंग्वेज लिखने के चक्कर में काम ख़राब कर देते हैं। भाई लीगल लैंग्वेज तो बेयर लॉ में मौजूद है, बेयर लॉ ओपन, तो ऐसा नहीं है कि वो चाहते हैं कि आप उसको लिखें। हाँ, वो चाहते हैं कि आप किसी आंसर को करते हुए सेक्शन का रेफरेंस दे दें। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट सेक्शन 62 फलाना चीज़ इस तरह से होती है, इस सिचुएशन में मिस्टर बजाज को चाहिए कि वो मिस्टर गुप्ता के साथ ये वाला काम ऐसे कर दें, तो रेफरेंस इज़ रिक्वायर्ड। अक्सर जगह वो कहते हैं कि डिफरेंट लॉज के मुताबिक जवाब बताएं, या वो कहते हैं रेलिवेंट लॉ के मुताबिक जवाब बताएं। बड़ा कम ऐसा होता है कि वो हम पे इतना बड़ा एहसान कर दें कि कह देते हैं फलाना लॉ के मुताबिक जवाब बताओ। 30% से ऊपर पेपर में आपको ये एहसान नज़र नहीं आता। आपको हमेशा ओपन से सवाल मिलता है जिसमें आपने दिमाग दौड़ाना होता है। और अगेन जब आपको एक ख़ास टॉपिक, फॉर एग्जांपल सवाल में अगर कुछ बात हो रही हो कि एक बैंक है और वो बैंक ऐसे करने जा रहा है और अब बैंक जो है वो बैंक की ख़ास तरह की ये चीज़ फाइल करने लगा है, तो अब आपको समझ आ गया कि बात अगर बैंक की हो रही है तो स्कोप एक ही लॉ के अंदर रखना है, ज़्यादा में नहीं जाना। तो सवाल हमें हिंट देगा। इस टाइम पे तकरीबन 70% के करीब सवाल ओपन है, हिंट बहुत ही कम वो दे रहे हैं जी। कोई रट्टे वाले क्वेश्चन क्या थे जैसे सिंपल, जब कई केस स्टडी ना गए? मतलब अब प्योर रट्टा ख़त्म हो चुका है, लेकिन शायद जवाब में रट्टा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल वो ये कह सकते हैं कि जी
SECP के पास आपने अप्लाई, आप अपनी कंपनी का मेमोरेंडम जो है वो देख रहे थे, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो आपको आपकी कंपनी के जो चेयरमैन है उसने ये मशवरा दिया है कि काम करो, इसमें कुछ चेंजेस करके और कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ SECP को जमा करा दो। नौ आप कंपनी सेक्रेटरी हैं, ज़रा इसके ऊपर एक छोटा सा लेटर लिखें CFO के नाम पे कि हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स भेजने चाहिए। अब उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी हुई होगी जनरल प्रोविजन एंड फॉर्म रेगुलेशंस के अंदर, सेक्शन दिया हुआ होगा कंपनी लॉ के अंदर, आप वहाँ जाके देखेंगे तो वहाँ लिखा होगा रेगुलेशन, और रेगुलेशन ने उन 5 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी हुई होगी। तो ये पूछा उन्होंने रट्टा है, लेकिन जिस तरह से पूछा है ये रट्टा नहीं है। जो उन्होंने सिचुएशन दी है उस सिचुएशन में आपका दिमाग काम करेगा, तब जाके आप पहुँचेंगे कि अच्छा मुझे कौन सा वाला रट्टा चाहिए। तो सवाल यूँ नहीं होगा कि व्हाट आर द डॉक्यूमेंट जो मेमोरेंडम चेंज करने के लिए चाहिए होते हैं। सवाल ये होगा कि मिस्टर गुप्ता जो है वो एक जगह परेशान बैठे हैं और मिस्टर शुक्ला उनके पास आए हैं और मिस्टर शुक्ला ने उनसे कहा है कि अब बताएं क्या किया जाए, और अब उन्होंने मिस्टर शुक्ला को गाइड करना है। तो वो उसको सिचुएशन को थोड़ा सा घुमा के ज़रूर पेश करेंगे। फॉर एग्जांपल वो कह देंगे कि जी ये कंपनी है, इसकी ये इन्फॉर्मेशन है, इसकी डायरेक्टर रिपोर्ट बना दें। फॉर एग्जांपल अभी वो इतना ज़्यादा जालिम नहीं हुए, वो मीटिंग के मिनट्स बनवा सकते हैं, वो हमसे नोटिस लिखवा सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने नोटिस ही रटा मारा हुआ तो शायद वो 70 to 80% कॉन्टेंट उसके बड़े अच्छे लिख ले, जो कॉमन होते हैं कि एंड पे ये लिखना है कि जी प्रॉक्सी जो है वो उनका फॉर्म अलग से अटैच है, लिस्टेड कंपनी में 10% लोग इकट्ठे होकर अपने शहर में टेलीवीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवा सकते हैं। कुछ ऐसी कॉमन चीज़ें जो हर जगह मौजूद हैं। तो रट्टा सपोर्ट करेगा, लेकिन एक दफ़ा हमें समझना होगा कि सवाल किस तरह के हैं। तो ओपन बुक टूल किट में ना हर चैप्टर के एंड पे कुछ प्रैक्टिस दी हुई होगी। वो प्रैक्टिस किस चीज़ की है, मैं ICAP के पुराने ज़माने के पास पेपर पकड़े जो उसमें से लॉजिकल सवाल होते थे, उनकी स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज करके उसको मोर लॉजिकल बनाया और उसके सॉल्यूशंस को रिवैम्प किया। फिर कुछ केस स्टडीज़, कोर्ट के कुछ एक्शंस होते थे, फलाना कंपनी ने शेयर कैपिटल इशू करना था, उसने ऐसे किया, उसने ये गड़बड़ कर दी और SECP ने उसके ऊपर ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उसको मैं केस स्टडी की शक्ल बनाई कि एक कंपनी है, वो शेयर इशू करना चाह रही है, वो इस तरह से आ रही है, अब आप बताओ कौन कौन से सेक्शन के तहत वो गलत कर रही है, और SECP के उस ऑर्डर से उसके सोल्यूशन को रिवैम्प करके इस तरह से लिख दिया। तो जो ओपन बुक टूल किट है उसके 3 सोर्सेज हैं। सोर्स नंबर 1 ICAP का पास पेपर, जो कि कुछ रट्टे वाले सवाल होते थे, कुछ लॉजिकल, उसमें से लॉजिकल पकड़ के रिवैम्प कर दिए। नंबर 2 कुछ ऑर्डर्स, कुछ केसेस जो असल में थे उनकी शक्ल बदल के उनको एक सवाल बना दिया। 3 पिछली 3-4 अटैम्प्ट से ओपन बुक में आए हुए सवाल अगर किसी खास चैप्टर को लोकेट हो रहे हैं तो उस चैप्टर में करके दिखा दिए। यानी अगर आप उन सवालों की प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो मोर और लेस आप ICAP लेवल की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। फिर एक एरिया बना दिया, मल्टीपल एरिया क्वेश्चन, उसमें तकरीबन कोई 20 के करीब सवाल मल्टीपल एरिया से आए। सर बात का कुछ पढ़ते पढ़ते ना बंदा अटक जाता है, ठीक है, तो वो फिर अगली स्टेटमेंट को आगे पढ़ता नहीं है, तो मतलब वहीं पर रुका रहता है, पहले जब तक वो क्लियर नहीं होता वो आगे नहीं जा पाता। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक लेड पेंसिल से उस जगह पे क्वेश्चन मार्क लगा देना है। आगे वाले को देखते जाना है कि जो लेक्चर में चल रहा था वो किस तरह से है। मैं अगले दिन तो मौजूद हूँगा इंशाल्लाह, बशर्ते सेहत ज़िंदगी। तो हम लोगों ने जब फिज़िकल क्लास पढ़नी है तो ये फ़ायदा तो हो सकता है ना कि हम जहाँ अटके बजाय इसके कि 1 महीने तक अटके रहें, हम अगले ही दिन टीचर से पूछ लें जी मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया, ये क्या चल रहा था। तो रादर देन कि उस वक्त फंसे रहें और अपनी अंडरस्टैंडिंग ख़राब करें, उसको इस तरह से वो करके जब क्वेश्चन मार्क लगा दिया ना, असल में दिमाग को एक पैगाम देना है। ये ऐसे ही है जैसे एक मेल आपने नहीं पढ़ी और वो अनरीड में आ रही है, वो उलझन दे रही है, लेकिन अगर आपने उसके ऊपर सितारा लगा के उसको अनरीड में डाला हुआ, वो उलझन नहीं दे रही। आपने उसको एक टैग कर दिया है कि हाँ मैं ना 2 दिन बाद सितारे वाली सारी मेल्स देखूंगा, उन सबको इकट्ठे आंसर कर दूंगा। तो टेक्निकली आपने उसे सितारा लगा दिया, आपने अपने दिमाग को कह दिया यार आज इस वक्त मैंने काम कंप्लीट कर दिया, ये उस खाने में भेज दिया है। अगले दिन टीचर से क्लास में पूछ लिया और वो सितारा ख़त्म कर लिया। जी सर सीफैप के अंदर सिनेरियोज रिपीट होते हैं? सीफैप के अंदर सिनेरियोज रिपीट होते हैं, लेकिन वो पता नहीं लगने देते। असल में अब हमारे पास इस पेपर में ना वो बड़ा कम है, डाटा बड़ा कम है। 3-4 अटैम्प्ट्स पीछे से ओपन बुक के सवाल आने शुरू हुए, उससे पीछे रट्टे वाले सवाल आते थे, बहुत रिपीट होते थे उस ज़माने में। ICAP का एक सवाल है, मेरा बड़ा फेवरेट सवाल है, सी ग्रीन लिमिटेड। ये सवाल ICAP ने 3 दफ़ा रिपीट किया। एक दफ़ा मैंने अपने मॉक में सवाल डाला, ICAP में बच्चे गए वही सवाल आया हुआ था, वो फेसबुक पे जनाब वो हो गया कि जी आब्दी साहब पेपर बनाते हैं, अपने मॉक में उन्होंने जान के सवाल डाला हुआ था। तो सवाल रिपीट पहले ज़्यादा होते थे, अब ओपन बुक के बाद ना वो हर दफ़ा ICAP ने जो एग्ज़ामिनर अपॉइंट किया है वो शायद ये बताना चाहता है कि मैं पैसे जो लेता हूँ वो बिल्कुल हक हलाल के लेता हूँ।
तो वो हर दफ़ा कोई ना कोई टेक्निकल वैरायटी में चीज़ों को घुमा देता है। आइडियाज़ रिपीट होते हैं, सवाल रिपीट नहीं होते। फॉर एग्जांपल फॉर्म ऑफ प्रॉक्सी आपने जमा कराना है तो बीच में 2 दिन का गैप देना होता है। अब 2 दिन के बीच में भी छुट्टी आ सकती है, 2 दिन के बाद भी छुट्टी आ सकती है और पहले भी छुट्टी आ सकती है। तो कभी कोई सिनेरियो बाद में छुट्टी करा रहा होगा, कभी बीच में छुट्टी करा रहा होगा, कभी पहले करा रहा होगा। लेकिन आइडिया वही होगा कि आपको पता होना चाहिए कि 48 घंटे की कैलकुलेशन कैसे होती है। जी, ऑल क्लियर? ठीक है, घबराए तो नहीं बैठे। तो इंशाल्लाह ताला कल से हम अपना चैप्टर नंबर 1 पढ़ना शुरू कर देंगे। चैप्टर 1 को पढ़ के आपको खुशी होगी क्योंकि आपने मैक्सिमम कंटेंट उसके पहले पढ़े हुए हैं। कुछ नई चीज़ें हम उन पर ज़रा ज़्यादा ध्यान से देख रहे होंगे चीज़ों को, और जो कंटेंट आपने ऑलरेडी देखा हुआ है उसको हम थोड़ा सा तेज़ी से स्किप करते चले जाएंगे, यानी कि समझा के डिस्कस करके और हम आगे चल रहे होंगे। तो इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं। फिर कल जो हम पढ़ेंगे, परसों जो हम पढ़ेंगे उसकी इसी तरह से आपको हैंडआउट्स मिलेंगे। किताब जब तक नहीं आती तब तक आपको हैंडआउट्स मिलेंगे। किताब मिल जाएगी तो फिर उसके बाद ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। डन। और ऑनलाइन को ये सारी चीज़ें जो यहाँ फिज़िकल में आती हैं वो उनको सॉफ्ट में ग्रुप में शेयर होती रहेंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं।